देखो, सबसे पहली जो चीज है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। पहले कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लें, फिर आगे बात करेंगे। देखो, हमारे इंडिया में फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था इस वजह से। बट कैसे किया वो सब बातें बाद में करेंगे। फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझते हैं, हिंदी में होता है संविधान। सर। हाँ, हेलो सर कुछ नहीं। क्या वो आवाज नहीं आ रही? सर आ गई आ गई। अच्छा ठीक है। देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में बोलते हैं संविधान। सम मतलब होता है सही, और विधान मतलब होता है लॉज। ठीक है, तो ऐसे करते हैं संविधान। जैसे घर में होता है ना, घर में अगर पेरेंट्स होते हैं हमारे, अगर वो बच्चों पे सही तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस ना लागू करें तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। ठीक है, अपनी मन मर्जी करने लग जाते हैं, और इतिहास गवाह है कि 100 में से 99 बच्चे बिगड़ेंगे उस केस में, जिन घर में पेरेंट्स अगर सही तरीके से कंट्रोल ना करें चीजों को। तो वो घर को चलाने का संविधान होता है। ठीक है, वैसे ही देश को चलाने का भी संविधान होता है। ठीक है, जैसे हमारा देश है ये अंडमान निकोबार से लक्षद्वीप, और ये लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक 135 से 136 करोड़ लोगों का ये देश है। ठीक है, 135 से 136 करोड़ लोगों का देश है। इस देश का नाम हम भारत बोलते हैं। अब बात ये आती है कि इसी देश को जिस किताब से चलाया जाता है उस किताब का नाम है संविधान। वो किताब, ठीक है, जिस किताब में रिटर्न रूल्स लिखे गए सभी देशवासियों के लिए और सभी देश के राज्यों के लिए और सभी जो भी चीजें हैं यहाँ पर उनके लिए, और कि किस तरीके से सबको देश में रहना है और देश को रन करना है, वो सारी चीजें सही तरीके से रूल लिखे गए। ठीक है, तो आप ऐसे कहो कि जिस किताब से देश चलाया जाता है उस किताब को बोलते हैं संविधान। अब बात ये आती है कि देखो, खुश तो लोग भगवान से भी नहीं है, अल्लाह से भी नहीं है, गाली तो उनको भी देते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, इस वजह से सबको कभी भी खुश नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक है, कुछ को खुश, मतलब ज्यादा को खुश किया जा सकता है और ज्यादा को सेटिस्फाई किया जा सकता है। वही कॉन्स्टिट्यूशन से देश में हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को संतुष्ट किया जा रहा है। ठीक है, जैसे ही, और कुछ लोग हैं जिनको सेटिस्फेक्शन नहीं है भाई साहब, वो उनकी समझ की दिक्कत है। ठीक है, वजह है क्योंकि जितनी जानकारी होती है आदमी उतनी बातें करता है, उतना ही सोच पाता है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं देश में, तो उसके लिए यहाँ पे अमेंडमेंट करने की जरूरत होती है, सुधार करने की जरूरत है। चलो, अब सुधार भाई गवर्नमेंट ही करेगी, आपको पता है पार्लियामेंट में होता है, तो वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहली चीज, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है, आपको हाईएस्ट लॉज बुक ऑफ द कंट्री है। हाईएस्ट लॉज बुक ऑफ द कंट्री, हमारे देश की सर्वोच्च कानून की किताब है संविधान। ठीक है, पूरे देश को चलाने का डायरेक्शन इसी किताब से मिलता है। अब बात आती है, हर देश का संविधान होता है, ठीक है, वैसे ही हमारे देश का भी है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि हमारे देश का संविधान दुनिया के देश के संविधानों से बहुत अच्छा है। ठीक है, बट थोड़ा रिजिड और फ्लेक्सिबल है, वो धीरे धीरे करके समझ लेंगे, आप खुद ही जान जाओगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहली चीज ये बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? यस आ गया सर। ठीक है, जैसे मैं बोल पा रहा हूँ, आप क्लास ले रहे हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, आपको घर पे खाना सप्लाई किया जा रहा है, हमें पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, ये सारे राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं। ठीक है, नहीं है तो बेटा इतिहास उठा के देखो पीछे का। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता था तो वहां पर क्या होता था भाई साहब, कुछ लोगों के पास सब कुछ होता था और 95% लोगों के पास कुछ नहीं होता था। यह हाल था एक आध राजा का टाइम छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि मन मर्जी होती थी उस केस में। जबकि संविधान से यही कोशिश की जाती है कि ज्यादातर लोगों को वेलफेयर किया जाए, ज्यादातर लोगों का हित किया जाए। तो इसीलिए समझो कि हमारा देश जो है, ठीक है, ये अंडमान निकोबार से लक्षद्वीप और लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक 136 करोड़ लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक किताब कंपाइल की गई है, और किताब को बोलते हैं संविधान। ठीक है, अब बात ये आती है कि देखो, कभी भी क्या होता है, जैसे मैं हूं, ऑब्वियस है मैं एकदम से तो इतना बड़ा हो नहीं गया। ठीक है, आप एकदम से इतने बड़े नहीं हो गए। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है कि हम छोटे से होते हैं, पहले 9 महीने माँ के पेट में रहते हैं, फिर धीरे 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 करके बड़े होते हैं, तो वो हमारी लाइफ की स्टेजेस होती है। ठीक है, वैसे ही, ठीक है, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर की भी क्या होती है, हिस्ट्री होती है, साइकिल होती है, लाइफ साइकिल होती है, वैसे ही यहाँ पे संविधान की भी स्टेजेस है, संविधान की भी लाइफ साइकिल है।
और उस लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान का भारत के संविधान का विकास, ठीक है, कि भारत का संविधान किस तरीके से संविधान बना, ठीक है, क्या क्या कंडीशंस रही, क्या क्या रुकावटें आई उसके रास्ते में, कहां से शुरुआत हुई, इन सब चीजों को हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हम ये जान लें, फिर हम आगे इन डेप्थ पढ़ना शुरू करेंगे, वो अलग केस है। तो इसकी जो शुरुआत होती है ना संविधान की, वो शुरुआत होती है 1773 से, और कब तक पूरा तैयार होता है, तो 26 नवंबर 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है तब तक। तो आप ऐसे समझो कि हमारे संविधान का जो विकास होता है, हमारे संविधान की बनने की शुरुआत होती है 1773 से, और बन के तैयार होता है 26 नवंबर 1949 में। इसी को ही बोलते हैं संविधान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हम छोटे से इतने बड़े हुए हैं, मैच्योर हुए हैं, आज हम समझ पा रहे हैं चीजों को, तो वैसे ही संविधान भी मैच्योर हुआ है। मैच्योर कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को, जब पूरे अच्छे तरीके से उससे सारी चीजें आ गई उसमें। ठीक है, तो ऐसे करके इसे बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में संविधान का विकास। अब देखो ये जो संविधान भारत में बन के तैयार हुआ है, क्या क्या कंडीशंस रही, किन किन सर्कमस्टेंसेस में पूरा हुआ है, इसको एक एक करके हम समझना शुरू करते हैं। तो अब बात यही आती है कि हमेशा याद रखो, कभी भी कोई भी चीज शुरू होती है तो हमेशा स्टेज से शुरू होती है। तो पहले इसे समझते हैं ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल इन इंडिया क्या है? भारत में ब्रिटिश का रूल कब से रहा और कब तक रहा, ठीक है, इसे समझते हैं। म्यूट कर लो, किसी की आवाज आ रही है, म्यूट कर लो। किसकी आवाज आ रही है? म्यूट कर लो, आवाज आ रही है। प्रिंस, आशीष, आशीष म्यूट कर लो, आवाज आ रही है तुम्हारी। ठीक है, चलो देखो, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल की शुरुआत होती है 1757 से, 1757 से, और ब्रिटिश रूल इन इंडिया कब तक रहता है? 15 अगस्त 1900। क्या कह रही? अपना म्यूट कर लो, आवाज आ रही है। ओके सर, ओके। ठीक है, 1757 से लेके 15 अगस्त 1947 तक। पहले बात यहाँ पे ना थोड़ी देर आपको दिक्कत होगी, बट मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में आने लग जाएगा, और कल से सब समझ में आने लग जाएगा, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला फेज है ये, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। आपने देखा होगा वो मूवी आई थी एक, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, आमिर खान की मूवी आई थी, वो इतनी फ्लॉप हुई, जबकि मूवी ऐसे बुरी नहीं है वो, ठीक है, बस बात यह है कि जिस पीरियड की वो मूवी बनी है ना, उस पीरियड की हिस्ट्री लोगों को सही से समझ ही नहीं आती, और ना कहीं से सही तरीके से मेंशन होती है, इसकी वजह से दिक्कत है। तो वो चीज हमें समझनी है यहाँ पर कि क्या है वो। तो देखो यहाँ पे टाइमिंग क्या है स्टार्ट करने की? टाइमिंग क्या है सर बैच की? 6 to 8। ओके सर, ओके। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1757 से 15 अगस्त 1947 तक। ठीक है, अब देखो एक बात यहाँ पर, ठीक है, ये दो हिस्सों में बढ़ती है, ठीक है, दो हिस्सों में बढ़ती है। ये जो ब्रिटिश का शासन देश में रहा वो दो हिस्सों में बढ़ता है। पहला इसे बोलते हैं कंपनीज रूल, पहला बोलते हैं कंपनीज रूल, और दूसरा बोलते हैं क्राउन्स रूल। कंपनीज रूल ये कब से कब तक होता है? तो 1757 से लेके ये होता है 1858 तक। ये क्राउन्स रूल कब से कब तक होता है? तो ये होता है 1858 से लेके 15 अगस्त 1947 तक। इसमें दिस पीरियड कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस पीरियड कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। समझाऊंगा मैं ये क्या है, एक एक करके बात करेंगे, दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप समझो अंग्रेजों का जो शासन रहा देश में
अंग्रेजों का जो मतलब रूल रहा इंडिया में, वो बेसिकली 1757 से जब प्लासी की लड़ाई होती है, बैटल ऑफ प्लासी होता है बंगाल में, उसको जीतने के बाद शुरू होता है, और कब होता है? 15 अगस्त 1947 को खत्म होता है। इसको अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए दो हिस्सों में बांटेंगे हम, तभी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो पहला है वो पीरियड जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया देश पे। दूसरा वो पीरियड जिसने क्राउन रूल, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल किया। ठीक है, यहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंट्रोल किया, तो क्राउन का रूल मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट का डायरेक्ट रूल, उसको बोलते हैं क्राउन रूल। ठीक है, तो ऐसे करके दो हिस्सों में। तो पहला जो कंपनीज रूल जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ये क्या है मैं अभी बता दूंगा, थोड़ी देर में, रुक जाओ। ठीक है, कंपनीज रूल जो है वो शुरू होता है 1757 में, 1757 में, और 1858 तक, जब आपको पता है कि 1857 की जो लड़ाई होती है, रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, उसके बाद अगले साल 1858 में इस कंपनी को खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर क्यों खत्म किया जाएगा, क्या है, ये सब बातें जितनी जरूरी है यहाँ पॉलिटी में उतना मैं बता दूंगा, बाकी डिटेल में हिस्ट्री में पढ़ते हैं इन सब चीजों को। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर क्या हो जाता है कि कंपनीज रूल जो है वो यहाँ पर खत्म होगा 1858 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाएगी यहाँ से, फिर इंडिया डायरेक्ट कंट्रोल होने लग जाएगा कहां से? ब्रिटिश पार्लियामेंट से, 1858 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक। तो ऐसे करके यहाँ पे जल्दी से एक बार नजर मारो, और पहले मुझे बताओ क्या समझ में आया आपको। जीवन, जीवन, यस सर। ये बताओ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, संविधान का मतलब क्या होता है? सही लॉ सर। संविधान का मतलब देश को चलाने के रूल्स। ठीक है, हमारे देश के चलाने के रूल्स को क्या कहते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान। अब एक बात बताओ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कब से कब होती है और कब पूरा फाइनल होता है, कंपाइल होता है? सर 1757 से शुरू होकर 1773 से शुरू होता है और 26 नवंबर 1949 को फाइनल होता है। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है, डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसे। अब एक बात बताओ, हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने शासन किया, ठीक है, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के अधीन रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स की गुलामी हमने कब से कब तक सही? जीवन, 1757 से 15 अगस्त 1757 से 15 अगस्त 1947 तक, लगभग 200 साल सही है अप्रॉक्स हमने। ठीक है, अतिवीर, ये जो ब्रिटिश शासन है इंडिया में, इसे दो हिस्सों में बांटेंगे तो अच्छे से पढ़ते। तो पहला वाला शासन किसका है? सर कंपनी रूल्स का। कब से कब तक? 1757 से 1858 तक। और दूसरा वाला? सर क्राउन्स रूल 1858 से 15 अगस्त 1947 तक। तो ये क्राउन रूल का मतलब क्या हुआ? सर जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता था इंडियन यूनिट को। डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा देश चलाया जा रहा था, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चलाया जा रहा था तो उसे कंपनी रूल कहा गया। यहाँ तक क्लियर है सबको के नहीं है, ये बताओ पहले तो। क्लियर है सर। यस सर। चलो तो अब देखो क्लियर यहाँ है। से, चलो अब यहाँ से आगे देखो पहले। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम यहाँ की बात करते हैं तो हमें पता है कि हमारे इंडिया में यूरोपियंस आने शुरू हुए थे। मैं आपको इधर थोड़ा सा जल्दी से, ज्यादा तो नहीं, बट ये सब हिस्ट्री में पढ़ते हैं डिटेल में, बट थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मैंने आपको बताया था कि 15th सेंचुरी के अराउंड ये जो यूरोप वाला रीजन है, यहाँ पे क्या हो जाता है कि कंट्रीज में आपस में लड़ाई वड़ाई शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इंटरनल मार्केट यहाँ के राजा, वो जो व्यापारी होते हैं, उनका खराब हो जाता है। और इंटरनल मार्केट खराब हो जाता है, जिसकी वजह से व्यापारी जो हैं वो एक दूसरे मार्ग की खोज कर रहे होते हैं, सॉरी दूसरे देशों की खोज कर रहे होते हैं जहां पे वो आसानी से व्यापार कर सके। ठीक है, अब बात यह है कि एक इंडिया नाम सुना हुआ था कि इंडिया में व्यापार कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ यूरोप से इंडिया में लैंड के रास्ते से आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं कितने राजा, कितने जंगली जानवर पड़ेंगे, और सामान लाद के किस पे लाएंगे? घोड़ों पे इतना सामान आ जाएगा क्या? तो सबसे पहली चीज जो हमें बोला जाता है ना कि वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज करी, वो बेसिकली गलत है। वास्को डी गामा ने इंडिया को खोज थोड़ी किया था, वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज नहीं करी। ठीक है, वास्को डी गामा ने इंडिया के लिए समुद्री मार्ग की खोज करी थी कि समुद्र के रास्ते से ज्यादा सामान को लोड करके जहाज में लाया जा सकता है, तो उसने यहां से नीचे से होते हुए समुद्री मार्ग की खोज करी थी। ठीक है, अब बात ये आती है कि जब यहाँ का मार्केट खराब हो जाता है
तो ये क्या करते हैं, इंडिया के तरफ व्यापार करने के लिए निकलते हैं। जब वास्को डी गामा इंडिया आता है 1498 में इस केरल के कालीकट तट पर, तो यहाँ पर जब वो सामान लेकर आता है तो ऐसा माना जाता है कि जितना सामान लाता है उसे 60 गुना वो प्रॉफिट कमाता है। अब उसे 60 टाइम्स प्रॉफिट होता है। आप समझ रहे हो, हम यहाँ पे 100 रुपए की चीज अगर 105 में बिक जाए तो हम 5% में खुश हो जाते हैं। उसे 60 गुना मतलब 6000% प्रॉफिट हुआ उसे। अब भाई साहब जैसे वो यहां से गया वापस, तो वहां पे पूरा का पूरा हवा हो गया, ठीक है, कि भाई बहुत अच्छी मार्केट है, ट्रेड मार्केट है। अब क्या होने लगा, उसके बाद धीरे धीरे करके सब आने लगे इधर से व्यापार करने के लिए, इसी रास्ते से होते हुए। इसे केप ऑफ गुड होप बोलते हैं, अफ्रीका का नीचे वाला हिस्सा जो है केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। इसे हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में पढ़ते हैं डिटेल में, तो मैं वहीं पर डिटेल में बताऊंगा आपको, अभी तो यहीं पे शॉर्ट में समझते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाता है यहाँ से कि ये सारे के सारे देश व्यापार करने आ जाते हैं, ठीक है, इंडिया की तरफ। अब एक बात बताओ कि इंडिया ईस्ट में है। अब जब क्या होने लग गया कि इंडिया ईस्ट में है और इंडिया मेन कंट्री है, तो ईस्ट इंडिया। अब देखो किसके लिए कर रहे हैं, ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं। ईस्ट में इंडिया है, वहां पे ट्रेड कर रहा है। अब जब ये यहाँ के जो देश है ना, यहाँ के जब देशों ने देखा कि यहाँ के व्यापारी इंडिया और आसपास के देशों में जाके, इंडोनेशिया, इंडिया, यहाँ पे जा जाके चाइना में बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, और बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो क्यों ना उस प्रॉफिट का एक हिस्सा हमें भी मिल जाए, क्यों भाई, इन पर टैक्स लगा दिया जाए। तो यहां से क्या किया, ये जो यूरोपियंस हैं, इन्होंने एक कंपनी बनानी शुरू कर दी, ठीक है, ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी। मतलब इंडिया के आसपास के देशों में जो भी व्यापार कर रहा है, तो व्यापार करने के लिए आप कितना व्यापार हो रहा है, क्या हो रहा है, सब इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे दोगे देशों को, और वो आप पे क्या है, उसका सर्टेन परसेंटेज होगा, जो चार्ज वार्ज होगा, टैक्स देना पड़ेगा आपको ऐसे। अब क्या हो गया कि अगर ब्रिटिशर्स ने बनाई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसियों ने बनाई तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ने बनाई तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगालियों ने बनाई तो पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया सुचेता, ये ईस्ट इंडिया कंपनीज क्या है? सर ये इंडिया ट्रेडिंग कंट्री थी, मतलब जहाँ पे ट्रेड करने के लिए यूरोपियंस ने मतलब खोजा था उस जगह को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम पड़ गया। अमन क्या है ये, कुछ सही से समझाएगा क्या बताया मैंने? तो ईस्ट इंडिया नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि सर यूरोप से ईस्ट की साइड में था, तो ईस्टर्न जो कंट्रीज हो गई जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, चाइनीज वगैरह, तो ये सब ईस्ट में आती हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो कंपनी आ रही है उसको नाम दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ बिल्कुल, देखो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, देखो यूरोप वगैरह में क्या होता है कि वहां पे कपड़े वगैरह इस तरीके की कॉटन वगैरह की चीजें बना लेते थे वो, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज में थे, ठीक है, और कॉपी वगैरह बना लेते थे, ठीक है, और जो अफीम होती है, ठीक है, आप ऐसे कहो कि आलू, ये ऐसी चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें वो उधर कर लेते थे। इंडिया वाले रीजन में क्या होता है, मसाले होते हैं बहुत भर भर के, ठीक है, मसाले, चाय वगैरह इस रीजन में होती है। तो क्या हो जाता था कि इस बार यूरोप वाले रीजन में मसालों की बहुत डिमांड रहती थी। क्यों मसालों की डिमांड रहती थी? क्योंकि भाई साहब यहाँ सर्दी है और ये मीट वगैरह ज्यादा खाते हैं, इस वजह से। तो अब क्या हो जाता था कि वो यहाँ से भर भर के सामान लाते थे, यहाँ बेचते थे, यहाँ से भर भर के सामान ले जाते थे, यहाँ बेचते थे, दोनों तरफ से उन्हें मुनाफा होता था, ठीक है। अब यहाँ के जो देशों ने के जब उन्होंने देखा, जो लीडर्स हैं, उन्होंने कि इन्हें प्रॉफिट हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि इन प्रॉफिट से टैक्स मिले, इसीलिए उन्होंने रजिस्टर्ड कंपनीज बनानी शुरू कर दी। जैसे आज हमारा इंडिया है, आज हमारे इंडिया से कोई भी बाहर अगर कोई व्यापार करने जा रहा है तो इंडिया से पहले परमिशन लेनी पड़ती है उस कंपनी को, और जहां पे व्यापार कर रही है वहां से भी परमिशन लेनी पड़ती है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने जब रजिस्टर्ड कंपनी बना दी, और जब वो इंडिया में यहाँ पे व्यापार करने के लिए आते थे तो इंडिया के राजाओं से परमिशन लेते थे, और ये इंडोनेशिया, चाइना में जा रहे तो फिर वहां के लीडरों से परमिशन लेते थे, ठीक है। अब बात आती है कि ईस्ट में है, ये देखो ये वेस्ट में है, तो ये इंडिया ईस्ट में है, तो ईस्ट में इंडिया के आसपास के देशों के साथ ट्रेड करने वाली कंपनी जिस देश ने बनाई उस देश का नाम पड़ गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स ने बनाई, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगालियों ने बनाई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क या डच वालों ने बनाई, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसियों ने बनाई। ऐसे करके कब क्या बनी है सब हिस्ट्री में, जो हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आपको, यहाँ नहीं, अभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं हम। बेसिकली अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनीज क्या है?
यस यस सर। सर। जीवन, यस सर। अतिवीर, सबको क्लियर है कि नहीं है? यस सर। चलो अब देखो, अब बात यही आ जाती है कि सबसे पहले इंडिया में पुर्तगाली आए, ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आए, तो पुर्तगालियों ने कहा ये वेस्टर्न कोस्ट वाला रीजन कंट्रोल में ले लिया। फिर बाद में फ्रांसीसी आए, ठीक है, उन्होंने ये वाला कंट्रोल में ले लिया। फिर यहाँ डच वच आए, उन्होंने भी इसी साइड कंट्रोल में लिया। ब्रिटिशर्स जो आए, ब्रिटिशर्स ने ये बंगाल वाला रीजन कंट्रोल में लिया। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या है, बंगाल वाला रीजन किसके लिए लिया, व्यापार करने के लिए उस टाइम पे चुना। बाकी धीरे धीरे करके पूरे देश में फैल गया, वो अलग चीज है, ठीक है। बंगाल वाला रीजन उन्होंने चुना क्योंकि बाकी इधर पुर्तगाली हैं, इधर फ्रांसीसी हैं, फिर और एक दो जगह डच भी हैं, ऐसे करके ये अलग अलग जगहों से। तो हमने देखा वेस्टर्न कोस्ट पर पुर्तगाली है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर रही है मेनली। ईस्टर्न कोस्ट पर मेनली कौन है, ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है। और नॉर्थ वाले रीजन पर, नॉर्थ ईस्ट में मतलब बंगाल वाले रीजन पर कौन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही है। बात को ठीक से समझना। अब क्या हो जाता है कि यहाँ पे वही सामान, वही चीजें एक कंपनी बेच रही है, दूसरी बेच रही है, तीसरी बेच रही है, तो तीनों में कंपटीशन होगा कि नहीं होगा भाई? तीनों में कंपटीशन होगा, और कंपटीशन होगा तो ये हो गया कि यहाँ पे इन कंपनियों में आपस में लड़ाई होगी अभी आगे जाके, तो उनमें से ये कंपनियां हार जाती हैं मेनली, ठीक है, या बहुत कमजोर हो जाती हैं, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रांग बनती है, ये सबको हरा देती है, और ऐसे करके देश में शासन करती है, इंडिया पे कंट्रोल करती है। कैसे शासन करती है तो वो भी मैं बता देता हूँ। जब देखो क्या होता है ना कि ये आप देख रहे हो, पहले ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन पूरा का पूरा बंगाल हुआ करता था, ठीक है, आधा बंगाल पाकिस्तान अफगानिस्तान उसमें चला गया, बांग्लादेश में, तो ये पूरा पूरा बंगाल हुआ करता था। बात है 1757 की, 1757 में बंगाल में क्या था कि बंगाल का राजा था नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल का राजा था नवाब सिराजुद्दौला। अब क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में क्या कर रही है, अपना व्यापार कर रही है, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी है। अब हुआ ये कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंगाल में व्यापार कर रही है, जो कि व्यापार करने वाली कंपनी है, अब उसे, क्योंकि भाई सिराजुद्दौला राजा है वहां का, तो उसे टैक्स वैक्स दे रहा है, तो आप ये क्या कर रहे हैं, वहां पे गड़बड़बाजी करने लगे, टैक्स बचा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ऐसे करके वहां पे काफी गड़बड़ होने लगी क्योंकि, और सिराजुद्दौला थोड़ा ढीले आदमी, ठीक है। अब क्या होने लगा कि इसी बात को लेके एक लड़ाई होती है जिसे बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी, कलकत्ता से 150 किलोमीटर नॉर्थ में। 1757 में प्लासी एक जगह है, और प्लासी जगह पर एक लड़ाई हुई जिसे बोला गया प्लासी की लड़ाई, बंगाल में, ठीक है, कलकत्ता से 150 किलोमीटर ऊपर। ये लड़ाई किस किस के बीच में हुई? ये लड़ाई हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस बंगाल के नवाब, बंगाल नवाब के बीच में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड कौन है, लीडर कौन है? तो इसका लीडर है रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। और यहां का लीडर कौन है, बंगाल का नवाब, ठीक है, तो यहां का लीडर है सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला। अब यहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव तो मिलिट्री जनरल है खुद ही, लेकिन सिराजुद्दौला ने अपनी जो वो है जो वो है पावर, ठीक है, इनका ये एक सैनिक जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे हेड जो होता है, कमांडर इन चीफ, ठीक है, कमांडर, मिलिट्री कमांडर, उसका नाम है मीर जाफर, उसका नाम है मीर जाफर। अब क्या हो गया कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की बहुत बड़ी आर्मी थी, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने इस मीर जाफर को क्या किया, भाई साहब वो दे दी, मतलब रिश्वत दे दी, और रिश्वत दे दी, और तो और ये कह दिया मीर जाफर को कि एक काम करो, ठीक है, तुम मतलब हार जाना, मतलब पूरे तरीके से हमें बताते रहना सारी चीजें, और हम तुम्हें क्या करेंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे, ठीक है। अब क्या हो गया कि ये जितने भी नवाब हैं पहले, ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला, ये सब इंडिपेंडेंट नवाब हैं, स्वतंत्र हैं, किसी के अधीन नहीं है। तो सिराजुद्दौला स्वतंत्र नवाब थे, इंडिपेंडेंट शासन कर रहे थे, ठीक है। अब क्या हो जाता है कि ये जो लड़ाई है, भाई सीधी सीधी सी बात है कि आदमी मेन विभीषण ही अगर मिल गया तो फिर हारना ही है राजा को, तो वही चीज हुई यहाँ पर। तो ये सिराजुद्दौला क्या है, इस युद्ध में हार जाता है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो जाती है, जीत जाती है,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, क्या करते हैं, इस मीर जाफर को वफादारी का इनाम देते हैं और इनाम देने पे क्या होता है, इसे फर्स्ट डिपेंडेंट नवाब बनाया जाता है। पहला डिपेंडेंट नवाब बनता है ये बंगाल का। डिपेंडेंट नवाब मतलब ब्रिटिशर्स के अंडर काम करके नवाब बनता है। इसका मतलब है ब्रिटिशर्स के नीचे है, ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट है ये चीजों में, डिसीजन लेने में, खुद समर्थ नहीं है। अब क्या हो जाता है कि पहले जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, जो कि एक व्यापार करने वाली कंपनी थी, ठीक है, जो छोटी छोटी चीजों के लिए सिराजुद्दौला या वहां के नवाब से परमिशन लिया करती थी, अब उसने क्या है, बंगाल के नवाब को ही हरा दिया और वो जो ट्रेडिंग कंपनी जो थी वो क्या बन गई, पूरा का पूरा बंगाल उसके कंट्रोल में आ गया। और बंगाल उसके कंट्रोल में आ गया तो ट्रेडिंग कंपनी बिकम्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी, और जो कि एक व्यापार करने वाली जो कंपनी होती है वो ट्रेडिंग कंपनी क्या बन गई। अब ट्रेडिंग कंपनी, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी एक व्यापार करने वाली कंपनी थी, ट्रेडिंग कंपनी बिकम्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी इन बंगाल, और ये बंगाल में एक व्यापार करने वाली कंपनी बन गई। और अब क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चलाना, देश को चलाना। तो भाई साहब बंगाल अब किसके अंडर चलने लग गया, बंगाल ब्रिटिशर्स के अंडर चलने लग गया, ठीक है। और भाई साहब एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है रूल करना। तो जैसे ही बंगाल पे ब्रिटिश इंडिया कंपनी का शासन हुआ, तो ऐसे ही करके इंडिया में ब्रिटिश रूल की शुरुआत हो जाती है, और उसी को ही बोलते हैं कि ब्रिटिश रूल की शुरुआत हुई। क्लियर है कि नहीं है? हेलो, यस सर, क्लियर है। यस सर। क्लियर। तो ये लड़ाई 1858 में लड़ी हुई थी, है 1858 में लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ प्लासी। 1757 अच्छा 57 में हुई थी, ओके सर। लिखा तो है 1757, 1858 वाली अलग है, ओके ठीक है। सर। चलो अब यहीं पर ही बात आती है, पहले मैं एक बात कर लूं फिर बात करते हैं यहाँ पर। शुभम यस सर। ये बताओ 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी बंगाल में? सर वहाँ पे अपना व्यापार करती थी। यस यस सर, व्यापार करती थी। व्यापार करती थी। उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मिलिट्री जनरल कौन था? सर वो क्या, मिराज जफर? नहीं नहीं, रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश इंडिया कंपनी का लीडर कौन था? मिलिट्री सर जनरल रॉबर्ट क्लाइव सर। रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। यस सर, यस सर। अब वो एक व्यापार कर रही थी वहां पे, और जब वो व्यापार कर रही थी तो व्यापार करने के लिए बंगाल के नवाब से परमिशन लेती थी। तो बंगाल का नवाब कौन था 57 में? सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला का मिलिट्री जनरल कौन था? सर मिर्जा मिराज जफर। जफर। ठीक है, मीर जाफर। अब होता क्या है यहाँ पर कि जब बात ज्यादा बढ़ जाती है तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में एक लड़ाई होती है प्लासी पर। लड़ाई प्लासी की लड़ाई कहा जाता है। इस लड़ाई में होता क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है मीर जाफर के साथ? सर उसको पैसे मतलब दे देता है, ड्राइव दे देता है। यस सर इसकी वजह से वो वफादार अपनी जाता है तरफ कर रॉबर्ट लेता क्लाइव है। का। यस सर। और फिर इस युद्ध में हार जाता है कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के हारते ही बंगाल किसके अंडर आ गया? सर मिर्जा मीर जाफर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। तो Yes, ब्रिटिश sir. इंडिया कंपनी जो एक व्यापार करने वाली कंपनी थी, अब वो कैसी कंपनी बन गई? एडमिनिस्ट्रेटिव। यस सर। अब होता क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये डर था कि यहाँ की जनता एकदम से भड़क ना जाए, और जनता भड़क ना जाए इसीलिए उन्होंने बड़े मतलब तिगड़मबाजी से गेम खेला कि उन्होंने कहा कि राजा यहीं का ही बिठाएंगे, बस कंट्रोल हम करेंगे, वो डिपेंडेंट होगा हमारे ऊपर। तो डिपेंडेंट नवाब बनाया पहला कौन? मीर जाफर। ठीक है, ताकि यहाँ की जनता भड़के ना, विद्रोह ना करे एकदम से। इस वजह से फिर क्या होने लगा, दिखने को तो भाई राजा बंगाल का मीर जाफर है, लेकिन एक्चुअल में प्रशासन कौन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी अब एडमिनिस्ट्रेशन करने लग गई, और एडमिनिस्ट्रेशन करने को क्या बोलते हैं हम? राज करना। राज करना। तो शुरुआत हो गई नहीं हो गई ब्रिटिश इंडिया कंपनी की? यस सर। इंडिया में। यस सर। जीवन अतिवीर, कोई दिक्कत किसी को?
नो सर। आशीष, किसी को भी कोई परेशानी तो बताओ। नो सर। चलो ठीक। अब देखो यहाँ पर, अब बात ठीक से समझो पहले। अब बात ये आ जाती है, तो ऐसे करके इंडिया में शुरुआत होती है किसकी? कंपनी रूल की। 1757 से 1858। कौन सी कंपनी के रूल की? कौन सी कंपनी का नाम क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की कंपनी, व्यापार करने वाली कंपनी। अब बात ये आती है कि ऐसे करके ये लड़ाई किसने जिताई थी? यहाँ पर बंगाल की लड़ाई किसकी चतुराई से जीती थी? मिर्जा रॉबर्ट क्लाइव। चतुराई रॉबर्ट क्लाइव। चतुराई से जीती थी। रॉबर्ट क्लाइव। यस सर। जिसकी वजह से क्या होता है, अब बंगाल एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी बन गई, तो बंगाल का प्रशासन करना है। तो प्रशासन करने के लिए ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने एक पोस्ट बनाई, और उस पोस्ट को बोला गया गवर्नर ऑफ बंगाल। क्या बोला गया पोस्ट को? गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, कि बंगाल रीजन में जो भी ब्रिटिशर्स का शासन है, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी कर रही है, उसको रूल करने के लिए या उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक पोस्ट बनाई, गवर्नर ऑफ बंगाल। जैसे अभी एक डिस्ट्रिक्ट होती है तो डिस्ट्रिक्ट का हेड डीएम होता है, ठीक है, ठीक उसी तरीके से। और पहला यहाँ पर फर्स्ट गवर्नर कौन बना? तो जिसने लड़ाई जिताई थी, किसने जिताई थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो याद रखो, बंगाल का कंट्रोल करने के लिए क्या होने लगा? रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर ऑफ बंगाल बना। बात याद रखो, गवर्नर ऑफ बंगाल 1757 में लड़ाई जीतने के बाद। अब बात यही आती है, ऐसे मुझे एक बात बताओ सुचेता। यस सर। ये बताओ, आपके पास अभी मान लो एक एग्जांपल के लिए 100 रुपए भी बड़ी मुश्किल से आते हैं, देखने को नसीब होते हैं, और सडन आपके पास 10 करोड़ रुपए आ जाए या 20 करोड़ रुपए आ जाए, तो क्या करोगी? दावत सर, दावत। तो भंडारा। दिमाग आदमी आधा तो इसी खुशी के मारे मर जाए, बह जाए। ऐसे ही होता है कि आदमी के पास सडन बिना मेहनत किए या कम मेहनत में ज्यादा पैसे आ जाते हैं ना, तो आदमी पगला जाता है। ठीक है, क्योंकि पैसे भी पता है, ज्यादा पैसे होने नहीं है कि पैसे ज्यादा नहीं हो सकते, पैसे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा पैसे रखने के लिए भी आदमी में जिगरा चाहिए, उनको मैनेज करने के लिए अकल चाहिए, जो कि नहीं होती है। यही चीज हुई यहाँ पर। देखो क्या होता है यहाँ पर होता ये है कि भाई साहब पहले आप व्यापार करते थे, वहां के राजा से छोटी छोटी चीजों के लिए पूछते थे, थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट से पैसे कमा रहे हो। अब क्या हो गया, पूरा का पूरा बंगाल तुम्हारा हो गया। बंगाल और क्या हो गया, आज के हिसाब से अगर बात करते हो, 20,000 करोड़ रुपए की लूटपाट कर ली इन्होंने। 20 से 30,000 करोड़ रुपए लूट लिए यहां से, बंगाल के खजाने से उस टाइम पर। तो अब आप सोचो कि आदमी पगलाएगा नहीं पगलाएगा? यस सर, बिल्कुल। ठीक है भाई साहब, पहले आपने इतना पैसा और ज्यादा ही होगा, ये तो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, इतना खजाना लूट लिया तो आज भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी के लोग पागल होने लग गए। इतने इस कदर पागल होने लग गए कि भाई साहब ब्रिटिश इंडिया कंपनी में जो इंडिया में काम कर रही थी, उसमें भर भर के करप्शन होने लग गया, भर भर के करप्शन होने लग गया, एक्सट्रीम लेवल पे करप्शन होने लग गया। और तो और भूल गए कि हमारा बाप कौन है। भाई साहब इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने इन्हें बना के भेजा था, ब्रिटेन पार्लियामेंट ने, उन्हीं को भूल गए। पूरी सही तरीके से आधी गलत इंफॉर्मेशन जा रही है, पूरी कितना पैसा है, कितना सही तरीके से उनको इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही। अब भाई साहब बात यही होती है कि बाप ही होता है। ठीक है, क्या हो गया कि जब बात ज्यादा होने लगे तो इंडिया से लूट खसोट कर ली इन लोगों ने। ठीक है, और लूट खसोट करने के बाद भाई साहब फिर जिसने भेजा था लूट खसोट करने के लिए, उसको बता भी नहीं रहे, तो उसको बुरा लगेगा। ठीक है, और यही हुआ। खैर आप समझ सकते हो अंग्रेजों ने हमें कितना लूटा है इन सब चीजों के मामले में। ठीक है, तो बहुत ऐसी चीजें देखते जाओ आप आगे। ठीक है, ये तो खैर पॉलिटी है, हिस्ट्री में आप पढ़ोगे सब चीजें। अंग्रेजों ने कुछ चीजें हमें दी भी, तो कुछ चीजें हमारी बहुत बुरी तरीके से खराब भी करी। तो ऐसे करके 20,000 करोड़ रुपए करीब करीब इन्होंने लूट के, और ये सब हो गई, और करप्शन होने लग गया। अब करप्शन होने लग गया तो भाई 5-10 साल तक तो ऐसे ही माहौल चलता रहा, समझ नहीं आया। ठीक है, जब देखा गया कि बात दिक्कत सर से ऊपर निकल रही है, पानी सर से ऊपर निकल रहा है, भाई साहब 1772 तक पता चलता है, 1772 तक, मतलब आप मान लो कितने साल हो गए, 12-14 साल हो गए, 15 साल।
यहां तक आते आते पता चलता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत ही ज्यादा करप्शन होने लग गया। अब क्या होता है, इनके केस जो है वहां पे सुनो, जाके इंग्लैंड में सुनो, तो भाई साहब यहाँ जाने में इतना टाइम लग जाता है, फिर कोई पूछने वाला ही नहीं हो सकता है, आधे से ज्यादा जा ही नहीं, जब इतना पैसा मिल गया तो यही पैसे में गुजारो, वहां पे जेल में क्यों काटनी है, इसलिए यहीं रहने लग गए। अब क्या हो गया कि ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में काम कर रही थी उसको रेगुलेट करने के लिए एक्ट बनाया 1773 में, और उसको बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे रेगुलेट करने के लिए, उनकी करप्शन वाली नीतियों को कंट्रोल करने के लिए पहली बार रिटर्न में जो दस्तावेज लिखा गया उस दस्तावेज को बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। मतलब छोटा सा रिटर्न में संविधान, छोटा सा संविधान जो क्या कर रहा है, रिटर्न रूल्स प्रोवाइड कर रहा है, किसको, ब्रिटिश इंडिया कंपनी को। और ऐसे करके यहां से शुरुआत होती है भारत में संविधान लिखने की, छोटे छोटे से मतलब रूल्स बनाने की, रिटर्न रूल्स बनाने की। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अतिवीर, रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया इंडिया में? सर जो कंपनी रूल करप्शन कर रही थी उसको रेगुलेट करने का, जो कंपनी ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो इंडिया में करप्शन कर रही थी उस करप्शन पे कंट्रोल करने के लिए भारत में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ब्रिटेन के पार्लियामेंट, इंग्लैंड से बनकर आया है ये रूल, और हमारे लिए नहीं, ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो करप्शन कर रही है उस पर कंट्रोल करने के लिए, ये बात याद रखो। अब देखो क्या है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जो आपको पता होने चाहिए और पेपर में पूछ ले जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ से रिटर्न रूल्स की शुरुआत होती है, बेसिकली संविधान तो नहीं था ये, ठीक है, बट ठीक है, रिटर्न रूल्स की शुरुआत हो जाती है, थोड़े थोड़े रिटर्न रूल्स यहाँ से लिखने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन तो वो तो बहुत ही अलग है इन सब चीजों से, तो बट क्योंकि सीधी सीधी बात है कि शुरुआत यहीं से होती है इसलिए बोलते हैं। देखो अब फर्स्ट एक्ट पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, ये पहला रिटर्न कानून है जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने पारित किया, किसके लिए, कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। पहला पॉइंट क्लियर है सबको के नहीं है? हेलो, अब बात आती है, फिर बात आती है कि अभी तक हम पढ़ रहे थे क्या पोस्ट थी, गवर्नर ऑफ बंगाल, अभी तक पोस्ट पढ़ी थी हमने गवर्नर ऑफ बंगाल। अब वो जो गवर्नर ऑफ बंगाल जो पोस्ट होती है उसे चेंज कर दिया जाता है और चेंज करके बना दिया जाता है गवर्नर, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट को चेंज करके क्या बना दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ऐसे करके पहला फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनता है, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, आपने बहुत पढ़ा होगा, दोबारा से समझ लो। जब 1757 में जब लड़ाई जीती थी तब सिर्फ और सिर्फ बंगाल पे कंट्रोल हो रहा था, और बंगाल पे कंट्रोल करने के लिए पोस्ट बनी गवर्नर ऑफ बंगाल। अब क्या होने लगा कि उस गवर्नर ऑफ बंगाल पोस्ट को इस कानून के तहत चेंज करके बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना वॉरेन हेस्टिंग, जबकि पहला गवर्नर ऑफ बंगाल था रॉबर्ट क्लाइव। ऐसा क्यों किया गया अभी बताऊंगा मैं, पहले ये बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? यस सर, क्लियर है। जीवन, सर। जीवन, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर बेटा, ये सब लोगों को मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, और बहुत तसल्ली से एक एक चीज एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा, इसलिए मजे मत लेना। और मैं बता रहा हूँ कहीं से भी, बहुत रेयर है, ऑफ द रेयर केस में आपको ये समझ में आएंगी सारी चीजें, और मैं गारंटी कह रहा हूँ 3 क्लास लगेंगी पूरा 1947 तक पहुंचने में, लेकिन जब 3 क्लास में पहुंचोगे ना पूरा दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे। अब बात यही आती है, ठीक है, अब ऐसे करके गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्यों बनाया गया, कोई मुझे बताएगा? सर पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल था ना, रॉबर्ट क्लाइव, उसने बहुत ज्यादा करप्शन कर दिया था वहां पर, मतलब अपना ही बेनिफिट देखा और बहुत ज्यादा पैसे हड़पने लोगों से स्टार्ट कर दिए। फिर जब ये न्यूज उन लोगों को पता चली जो वहाँ पे मतलब मेन हेड था, तो उसने वहाँ पे पोस्ट इसलिए चेंज करी थी ताकि वहाँ पे करप्शन ना हो।
अब देखो एक बात इधर देख लो पहले, रॉबर्ट क्लाइव के बाद भी और भी कई वो बन गए थे, ठीक है, वो चीज याद रखना, और भी कई लोग वो बने थे। अब देखो यहाँ पर गवर्नर बने थे बंगाल के। अब देखो यहाँ पर पहली चीज जो आपको समझनी है अच्छे तरीके से, जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी 1757 में इंडिया पर कंट्रोल कर लिया बंगाल में, उसके बाद धीरे धीरे करके उसने यहाँ पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, इसे बॉम्बे बोलते हैं, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी मतलब बॉम्बे स्टेट। आज का गुजरात, ठीक है, और आज का महाराष्ट्र, दोनों को मिला के बॉम्बे प्रेसिडेंसी होती थी, और इधर थी मद्रास प्रेसिडेंसी। धीरे धीरे करके, क्योंकि जब इन्होंने अपना एम्पायर कर लिया तो पैसे आ गए, और पैसे आ गए तो धीरे धीरे कंट्रोल करने लगे, लड़ाई लड़ के, ये हिस्ट्री में बताऊंगा सब, ठीक है, और लड़ाई लड़ के कंट्रोल करने लगे। तो अब ऐसे करके बंगाल जो है, जो ब्रिटिशर्स जो हैं वो 3 जगह मेनली हो गए। कहाँ पे हो गए? यहाँ पर बंगाल, बॉम्बे में हो गए, और मद्रास में हो गए, ये मद्रास तमिलनाडु वाला रीजन, और ये बंगाल में हो गए। बात समझ में आ रही है? अब क्या हो जाता है कि जैसे जैसे यहाँ पे तो करप्शन भर भर के हो जाता। सर हाँ, इन्होंने ईस्ट का लगभग सारा एरिया घेर रखा था ना? क्या ईस्ट का सारा एरिया घेर रखा था ना? अरे वो तो बाद में तो पूरा ही घेर लेंगे, ठीक है, बाद में तो पूरा ही घेर लेंगे। यहाँ से फ्रांसीसियों को हरा देते हैं धीरे धीरे करके, इस वजह से पुर्तगालियों को कमजोर कर देते हैं पॉलिटी में। ये तो मैंने क्लास में पढ़ाया नहीं था। 1962 तक कौन रहे? फ्रांसीसी और वो क्या बोलते हैं पुर्तगाली, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, पुदुचेरी, कराईकल, माहे, याद आया कुछ? यस सर, यस सर। सर ये तो सारा याद यहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल में। इंडिपेंडेंट वो स्टेट थे जिसको इंडिया खरीदता है फिर। हाँ बिल्कुल। खैर ये सब आप जितने भी नए लोगों, टेंशन मत लो, ये सब पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। मैं ज्यादा हिस्ट्री में उतना ही पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे हिस्ट्री में जितना पॉलिटी के लिए जरूरत है, क्योंकि फिर हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। बात को ठीक से समझो, ठीक है, धीरे धीरे करके घेर लेते हैं, पूरा ही घेर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर अब बात आती है, ये बंगाल, ये बॉम्बे और ये मद्रास। अब देखो होता क्या है कि बंगाल वाली जगह पर करप्शन हो रहा है, अब इन जगहों पर भी करप्शन हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल था, वैसे ही यहाँ पर क्या बनने लग गया, गवर्नर ऑफ बॉम्बे। यहाँ पे कौन बनने लग गया? गवर्नर ऑफ मद्रास। बात समझ में आ रही है? यस सर। हेलो, ऐसे करके सब जगह हेड बनने लग गए। अब ये सब अपनी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। अब क्या किया, यहाँ पे इन तीनों को सेंट्रलाइज किया गया। इंडिया में केंद्रीकरण शासन की शुरुआत होती है, सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होती है। सेंट्रलाइजेशन की कैसे शुरुआत होती है कि यहाँ पर ये बंगाल में अभी हमने देखा था पोस्ट बढ़ा के क्या बनाई गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब क्या करेगा, वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर जो है और मद्रास प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर है, ठीक है, ये दोनों किसको रिपोर्ट करेंगे? अब किसके सबऑर्डिनेट हो गए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर आ गए। ये चीज याद रखना। इसीलिए अगला पॉइंट यही लिखा है, देखो यहाँ पे, ये पोस्ट इसलिए चेंज की गई गवर्नर ऑफ बंगाल से क्योंकि गवर्नर ऑफ बंगाल के पास सिर्फ बंगाल को कंट्रोल करने की पावर थी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब कर दिया गया, जब वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया, अब उसको बंगाल को भी, उसको बॉम्बे को भी और उसको मद्रास को भी कंट्रोल करने की पावर आ गई है। तो इट्स सबऑर्डिनेट द गवर्नर ऑफ बॉम्बे मद्रास टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये इसके नीचे आने लग गए। क्लियर है कि नहीं? तो इंडिया में केंद्रीकरण शासन की, सेंट्रलाइजेशन पावर की शुरुआत होती है यहां से, ब्रिटेन की। क्लियर है कि नहीं है यहां तक? यस सर, क्लियर है। जीवन, अतवीर, प्रिंस, बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो। चलो अब देखो यहाँ पे, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग ड्राइव फ्रॉम द नेटिव्स। इसमें और एक और चीज जो की गई वो क्या है कि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी, मैंने बताया ना, ड्राइव करते थे, ठीक है, मतलब रिश्वत लेते थे, गड़बड़बाजी करते थे। तो अब क्या होने लगा कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने क्या किया कि यहाँ के जो एम्प्लॉय होते थे ना, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी कितना व्यापार कर रही है उसकी रिपोर्ट सौंपनी पड़ती थी, जिसकी वजह से क्या हो जाते थे, वो कुछ सामान है ना अपनी प्राइवेट एक्टिविटी कर लेते थे और जितनी अर्निंग होती थी वो सब अपनी जेब में। तो इस कानून ने क्या किया कि इस तरीके का कोई भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय अगर बाहर किसी भी प्राइवेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और या वहां लोकल लोगों से किसी भी तरीके की घूसबाजी ले रहा है
तो उसको पनिश किया जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये भी कानून था इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत है? हेलो हेलो, नो सर। हेलो आवाज नहीं आ रही क्या? सर, आ रही है। बताते क्यों नहीं? ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद अब क्योंकि क्या होने लग गया कि गवर्नर जनरल जो है बंगाल का, वो बेसिकली कई जगहों को हैंडल कर रहा है, जिसकी वजह से उसे क्या दी जाने लगी, काउंसिल दी गई 4 मेंबर की। तो गवर्नर जनरल वाज गिवन द पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ही वाज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ 4 मेंबर। गवर्नर जनरल को पावर दे दी गई कि वो रूल्स बनाएगा और रेगुलेशंस बनाएगा, ठीक है। और उसको टीम दी गई कितने लोगों की, 4 लोगों की। जैसे क्रिकेट टीम होती है तो उसे क्रिकेट की मैच लड़ना है तो कितने लोगों की टीम दी जाती है, खुद को मिला के 11 लोगों की। तो यहाँ पे 4 लोगों की टीम, काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। क्लियर है कि नहीं? हेलो सर, यस सर। अब बात आती है, द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन द कंपनी वाज फिक्स्ड एट 4। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या है भाई, कंपनी के रूल्स को भी तो मैनेज कर रहा है ना, उसकी जो कमर्शियल एक्टिविटी कहाँ कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी कहाँ कर रही है, उन सब चीजों को मैनेज कर रहा है। तो जो व्यापार कहाँ कर रही है, किससे कर रही है, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रही है, ठीक है, उसके लिए क्या कर दिया, डायरेक्टर दिए गए। कितने डायरेक्टर थे ब्रिटिश इंडिया कंपनी को, उसके जो भी व्यापार को मैनेज करने के लिए? 4। कितने डायरेक्टर थे? 4। और ऐसे करके द गवर्नर जनरल हैड टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टर्स। तो अब ऐसे करके क्या होने लग गया, आपने देखा यहाँ पर कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के 4 डायरेक्टर रिपोर्ट कर रहे हैं किसको, ब्रिटेन को। और वो जो डायरेक्शन दे रहे हैं किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। गवर्नर जनरल बंगाल क्या कर रहा है, जो क्या बोलते हैं, बॉम्बे का, मद्रास का और बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है। और डायरेक्टर्स पूरा का पूरा क्या देख रहे हैं, पूरी की पूरी कंपनी के किस तरीके से व्यापार हो रहा है, कहां हो रहा है, सब चीजों को। क्लियर है कि नहीं? और गवर्नर जनरल भी डायरेक्टर्स के ऑर्डर्स को भी फॉलो कर रहा है साथ ही साथ। अब कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ। हेलो, जल्दी से देखो, मैं पूछूंगा अभी क्या है, जल्दी से नजर मारो सब लोग। चलो अब बात यहीं पर ही आती है। दीक्षा, यस सर। ये बताओ, जब 1757 में जब लड़ाई जीत ली तो धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स का कंट्रोल 3 जगह होने लग गया, बंगाल में, मद्रास में और वहां पर। और ऐसे करके उनकी 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब 3 प्रेसिडेंसीज हो गई जहां पे वो कंट्रोल कर रहे हैं। और भर भर के करप्शन होने लग गया। करप्शन होने के बाद ब्रिटिशर्स एक कानून लेकर आए, उस कानून का नाम क्या था सर? ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, तो बेसिकली ब्रिटिश इंडिया कंपनी की हरकतों पे लगाम लगाने के लिए, ठीक है। yes, अब बात आती है यहाँ पे पोस्ट बदल के क्या की गई सर? पोस्ट कर दी इनकी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले क्या थी सर? जनरल गवर्नर, सॉरी। हेलो जीवन, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल सर। पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था सर? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। धीरे धीरे करके करप्शन होने लग गया। और जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पोस्ट बनाई गई तो इसका पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना? सर वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। अब यहीं पर ही बात आती है, सुचेता। यस सर। ये बताओ कि गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में क्या डिफरेंस था? सर ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल थी, रॉबर्ट क्लाइव जो थे, ये मतलब रूल्स वगैरह नहीं फॉर्म कर सकते थे। लेकिन जो ये जनरल ऑफ बंगाल जो नई पोस्ट बनी थी, ये रूल्स वगैरह बना सकते थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर ऑफ बंगाल में क्या अंतर है? आंकड़ी थोड़ी उसी है।
सर जो एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जनरल की पोस्ट थी उसमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करी गई थी। बिल्कुल, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया। पहला जो गवर्नर था बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद और भी कई गवर्नर बने, उनमें एक वॉरेन हेस्टिंग भी बने थे गवर्नर। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि जो जब तक वो गवर्नर थे तब तक वो, जब तक बंगाल के गवर्नर जितने भी बने वो सब क्या कर सकते थे, बंगाल के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते थे। बट जैसे ही वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया पोस्ट, तो वो सेंट्रलाइजेशन हो गया पावर्स का, और बंगाल की जो एडमिनिस्ट्रेशन, मद्रास की एडमिनिस्ट्रेशन और बॉम्बे की एडमिनिस्ट्रेशन तीनों को करने लगे। अभी भी नहीं समझ में आया? सर आ यस गया। सर, आ गया। ऐसे करके सबऑर्डिनेट हो गए वो। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। चलो यहीं पर ही बात आती है। अमन सर अब इसके बताओ, इसमें और इम्पोर्टेंट प्रोविजन क्या थे इस एक्ट में? सर एक प्रोविजन था कि सर अब इसमें लूट मतलब करप्शन कम कर दिया था इस पे, कि जो भी होगा वो आपको करप्शन कम हो रिपोर्ट गया, करना चलो होगा। ठीक है, वो तो इसलिए। और सर कंपनी के लॉ फॉर्म करने के लिए 4 डायरेक्टर भी बनाए गए थे। डायरेक्टर बनाए गए, ठीक है। यस सर। और सर सब सर जो बॉम्बे और मद्रास को सेंट्रलाइज कर दिया गया था बंगाल के अंदर। ठीक है। और सर काउंसिल असिस्ट की गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को 4 लोगों की। और Yes, sir, प्राइवेट yes, sir. ट्रेड से Sir. मना किया गया कि कोई भी कंपनीज के एम्प्लॉय प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। यस सर। यहाँ तक क्लियर है सबको कि नहीं है, ये बताओ? यस सर, यस क्लियर है। सर। क्लियर है। चलो अब देखो एक बात यहाँ पर, अब क्या होने लग गया बेटा यहाँ पर कि अब सारे रूल्स बना दिए, लेकिन रूल्स का फायदा क्या है? जब उनके वायलेशन पर आप कुछ एक्शन ना ले सको। जब भाई रूल वायलेट हो रहा है, रूल्स वायलेट हो रहे हैं, तो उनके वायलेशन पे आप कुछ कर पाओ तो ठीक है। तो अब आप बताओ जरा, वायलेशन जब होने पर, उल्लंघन होने पर क्या करा जाए? सुनवाई के लिए क्या चाहिए? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कोर्ट जाते हैं, कोर्ट चाहिए, कोर्ट चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा फिर? एक कोर्ट भी बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ से न्यायालय। में बहुत दिक्कत होती थी। तो ऐसे करके यहाँ पर क्या बनेगा? एक कोर्ट बनाया जाएगा। तो ऐसे करके इंडिया का फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट बनता है। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट फोर्ट विलियम। ठीक है, कलकत्ता में एक जगह है, ये फोर्ट विलियम किला है, वहां पर इसे बोलते हैं कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट नहीं है ये, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट है। और कौन से एक्ट के तहत बना? अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। कौन से साल में? 1774 में। कितने जज थे यहाँ पे? टोटल 4 जज थे। एक चीफ जस्टिस थे और बाकी 3 अदर जजेस थे। क्यों? देखो एक बात बताओ, अब यहाँ पे इंग्लैंड की रेगुलेट करने के लिए चीजें बना दी, अब यहाँ पे करप्शन कर रहे हैं। इंग्लैंड बोला रहा है आधे जा ही नहीं रहे वहां पे, कुछ हो ही नहीं रहा, सुनवाई नहीं हो रही है, तो फिर क्या किया जाएगा आप बताओ जरा? भाई बेटर यही है ना कि जल्दी से जल्दी केस की सुनवाई हो, तो यहीं पे कोर्ट बना दिए जाए ताकि डिसीजन जल्दी हो जाए। तो ऐसे करके कलकत्ता में जो लोग यहाँ पे दिक्कतें हो रही थी, ठीक है, उनकी वही प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए कोर्ट बनाया गया कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्या वो कर रही है, मतलब करप्शन कर रही है, किस तरीके के केसेस है, तो लोग कंप्लेंट करते थे। अब बात यहीं पर ही आती है कि इसके जो पहले चीफ जस्टिस बने, फर्स्ट चीफ जस्टिस का नाम क्या है? फर्स्ट चीफ जस्टिस का नाम है सर एलिजा एम्फे, या जस्टिस एलिजा एम्फे। 1774 से 1791 तक ये चीफ जस्टिस रहे। फिर सेकंड चीफ जस्टिस सर रॉबर्ट चैम्बर, 1791 से 1798 तक ये क्या रहे? चीफ जस्टिस रहे। अब बात ये आती है कि ये फिर इसके लास्ट कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी बात हो रही है। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के लास्ट चीफ जस्टिस सर बार्नीज पीकॉक 1859 से 62 तक रहे। इसके बाद क्या हो गया? लास्ट क्यों है ये? क्योंकि इसके बाद कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाएगा और इंडिया में एक हाई कोर्ट काउंसिल एक्ट आएगा और हाई कोर्ट बनने लग जाएंगे। पढ़ाऊंगा मैं अगली क्लास में शायद। तो इंडिया में हाई कोर्ट बनने की शुरुआत हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है सर। अगर क्वेश्चन आता है पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना था, तो 1774 आंसर होगा। नहीं, वहां पूछा जाता है कि फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश एट, कहां पे एस्टैब्लिश हुआ? कलकत्ता ऑप्शन है तो आंसर कलकत्ता में। या ऐसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अंडर विच एक्ट?
अगर रेगुलेटिंग एक्ट तो वहां पे 70 73 आंसर है, तो वही आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? तो एक्ट के तहत पूछा जाएगा। एक बार आया है ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट बना है ना, सुप्रीम कोर्ट नाम से सिर्फ यही कोर्ट बना है, क्योंकि जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है वो जो 1 अक्टूबर 1937 को बना था, वो फेडरल कोर्ट के नाम से बना था, वो सुप्रीम कोर्ट नाम से बना ही नहीं था। ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों क्लास में, याद आया कि नहीं आया? हेलो हेलो, यस सर। यस सर। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही आ रही है है सर। आ रही है सर, आ रही है। तो बोलते क्यों नहीं हो? तो इसलिए याद रखो कि अगर आपसे वो सवाल पूछने के ऊपर है, वो सवाल से आप समझ जाना, ठीक है। नॉर्मली यही पूछा जाता है कि फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इंडिया का कब स्टैब्लिश हुआ, या किस एक्ट के तहत स्टैब्लिश हुआ, या कहाँ स्टैब्लिश हुआ, या कितने जज थे, या पहला चीफ जस्टिस कौन सा था, और लास्ट कौन सा। ये ऐसे ये तो पूछे नहीं गए, ठीक है, यही पूछा गया फर्स्ट कौन सा था। बट ये मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि आगे हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बन जाए कोई, इसलिए मैंने डाल दिया। कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ तक किसी को भी? नो सर। अतिवीर कोई प्रॉब्लम? जीवन? नो सर। नो सर। चलो अब देखो, अब बात यही होती है कि हमेशा ना, देखो दिक्कतें हमेशा रहती हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अब हमारे पास दो अथॉरिटी हो गई। दो अथॉरिटी कौन सी? एक गवर्नर जनरल हो गया बंगाल का, और दूसरा कोर्ट हो गया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। अभी हमने पढ़ा था कि गवर्नर जनरल को भी रूल्स बनाने का अधिकार है, और कोर्ट जो है इसको वहां पे सुनवाई का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं भाई अब बात ये आती है कि मान लो कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मान नहीं रहा, या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने कोई और डिसीजन दिया, कोर्ट ने उसके अगेंस्ट में डिसीजन दे दिया, तो क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा? तो कोर्ट की मानी आएगी। अरे ये आज वाला अगर आपसी सहमति नहीं हो पाएगी, ठीक है, यहाँ पे पावर को लेके कॉन्फ्लिक्ट होंगे। क्या होगा? पावर को लेके कॉन्फ्लिक्ट होंगे, ठीक है, लड़ाई झगड़ा होगा, क्या होता है, क्या कह रहे हो? पावर को लेके इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होंगे क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें पावर जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर नहीं की हैं कि कोर्ट की क्या पावर है और गवर्नर जनरल की क्या पावर है। अगर वो अच्छे तरीके से क्लियर कर दी गई होती तो दिक्कत नहीं होती। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। इसकी वजह से फिर क्या होगा, इस रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां हो गई नहीं हो गई कुछ? यस सर। यस सर। तो इस कमियों को ठीक किया जाएगा। और फिर आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसलिए बोलते हैं, ये डिक्लेरेटरी एक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेटलमेंट है किस किसके बीच में? गवर्नर जनरल और जज के बीच में। गवर्नर जनरल और चीफ जस्टिस, ठीक है, हाँ, इसलिए याद रखो। तो ये क्या है? द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 was passed by British Parliament on 5th July 1781 to remove the defects of regulating act 1773। जो भी कमियां थी रेगुलेटिंग एक्ट में उन्हें खत्म करने के लिए इसको लाया गया। इसी वजह से इसे बोलते हैं इट इज आल्सो नोन एज डिक्लेरेटरी एक्ट। डिक्लेयर किया इसने पावर्स को, या एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट किया कोर्ट और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बीच में 1781 में। और ऐसे करके द की प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वाज टू डिमार्केट द रिलेशन बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल काउंसिल। तो ऐसे करके जो गवर्नर जनरल है या गवर्नर जनरल काउंसिल है उनके बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में पावर्स को क्या कर दिया? डिमार्केट कर दिया, ताकि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो। तो इसमें ये पूछ लिया गया है, एक बार मैंने देखा है क्वेश्चन कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसको कहा गया है? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसको कहा गया है बताओ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन गवर्नर जनरल एंड कोर्ट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया है अमेंडमेंट एक्ट 1781 को। यस सर। दीक्षा कोई दिक्कत है बताओ? दीक्षा? हाँ जी सर। क्या है एक्ट ऑफ सेटलमेंट बताओ? सर वो आपने ना थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया, मुझे समझ ही नहीं आया। तो आपने पूछा क्यों नहीं फिर? देखो क्या हो जाता है कि हमारी पिछली कोई चीज है, हमने कोई चीज बनाई, तो उसमें कोई कमी हो जाती है तो उसे सुधारते हैं कि नहीं सुधारते? हाँ जी सर। सुधारते हैं कि नहीं सुधारते? यस सर।
तो पिछला जो कानून था कौन सा था, क्या नाम था उसका? सर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773। इसमें सबसे बड़ी कमी क्या दिखी कि जो गवर्नर जनरल था या गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें, और जो कोर्ट बना था सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में जो बना था, इन दोनों में पावर को डिमार्केट नहीं किया गया था, पावर्स का बंटवारा सही तरीके से नहीं किया गया था, जिसकी वजह से पावर्स को लेके क्या होने लगी, दोनों में कंफ्लिक्ट होने लग गई। यस सर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, मतलब फिर रेगुलेटिंग एक्ट में कमी हो गई ना कि Yes, सही sir. तरीके से पावर वो अच्छे के लिए बनाया था, बट वो कमियां पूरी तरीके से खत्म ही नहीं हुई, जिसकी वजह से फिर क्या होगा यहाँ पे एक ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट मतलब सुधार किया गया, चेंज किया गया। इसे कहते हैं द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था उसमें सुधार करने के लिए ब्रिटिश संसद ने इंग्लैंड के अंदर एक कानून पास किया 5 जुलाई 1781 को। ठीक है, और किसके लिए? टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जो भी कमियां थी उनको, क्या कमियां थी? तो कमियां थी उसमें कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी और जो कोर्ट था उनमें पावर्स का सही तरीके से क्लियर नहीं थी चीजें। इसी वजह से क्या हो गया, इसमें द की प्रोविजन इस कानून के थे कि टू डिमार्केट द रिलेशन बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल काउंसिल। तो यहां से अब कर दिया गया गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल काउंसिल जो है उसकी और कोर्ट की पावर्स को सही तरीके से डिमार्केट कर दिया गया, मतलब डिवाइड कर दिया गया। तो ऐसे करके सेटलमेंट हो गया किस किस के बीच में? सेटलमेंट हो गया सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल काउंसिल के बीच में, और इसी को ही बोलते हैं डिक्लेयर करना, सेटलमेंट को डिक्लेयर करना। तो इसीलिए इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट या डिक्लेरेट एक्ट 1781 बोलते हैं, या अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1773 बोलते हैं। दीक्षा अभी भी नहीं समझ में आया? नो सर, क्लियर है अब। हाँ नितिन बताओ। सर ये यही तो सिस्टम था, जब ये दो गवर्नर और ये सुप्रीम कोर्ट बना दिया था तो इन दोनों में वो कुछ चलती थी पावर के बीच में, तो इन्होंने ये एक्ट निकाल दिया था कि भाई तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम, सर हाँ। अलग अलग कर दी थी सर। ठीक है दोनों की, ठीक है, पावर्स डिवाइड कर दी गई, पावर्स का डिवीजन हो गया। क्या क्या पावर्स है वो धीरे धीरे करके अभी आगे बढ़ते जाओगे, आप खुद ही जान जाओगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। क्या क्या दिक्कतें होती थी, अब ये पॉलिटिकल अफेयर्स और क्या है प्रॉफिट वाला क्या बोलते हैं कमर्शियल अफेयर्स, ये सब चीजें आप खुद ही जानते जाओगे आगे धीरे धीरे करके, बस पढ़ते रहो चीजों को। क्लियर है कि नहीं है? यस सर, क्लियर है। जीवन, जीवन यस सर, यस सर। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 क्या है बताओ जरा। There was difference of power between the Supreme Court and the Governor General. So to settle this power, this act came. देखो एक एक बात बताओ, ये एक्ट लाने की नीड क्या हुई है बताओ पहले तो। पावर को डिवाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और 1773 का जो एक्ट था उसमें कुछ कमियां रह गई थी। यस सर। ठीक है, ड्रॉबैक्स थे उसमें, डिफेक्ट्स थे। सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या था उसमें कि वो उसमें जो कोर्ट बना दिया और गवर्नर जनरल काउंसिल बना दी, लेकिन उनकी पावर को सही तरीके से क्या नहीं किया, बंटवारा नहीं किया दोनों का। तो अब कंफ्लिक्ट होने लग गए। तो यहाँ पे क्या किया गया, उनकी पावर्स को डिवाइड किया गया बराबर बराबर। समझ में आ गया? यस सर। अद्वीर क्या है बताना एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अद्वीर चला गया क्या? आशीष वो भी नहीं होगा। चलो अमन बताओ जरा क्या है। यस सर। ये क्या है एक्ट ऑफ सेटलमेंट? एक्ट ऑफ सेटलमेंट है सर, जो ना 18 सर जो पहले इनका एक्ट आया था 1773 में, उसमें सर कुछ कमियां थी, उसको पूरी करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। मेन क्या कमी थी? मेन थी सर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं था सुप्रीम कोर्ट और जो गवर्नर जनरल के बीच में। और ये कानून कहाँ पे बना था? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में, ठीक है, ये याद रखो। इंडिया पे रूल करने के लिए लॉज ब्रिटेन से बनाए जा रहे हैं, इंग्लैंड से बनाए जा रहे हैं, ये चीज याद रखना। चलो ठीक है, तो अब देखो आपका अनडिवाइडेड इंडिया इस तरीके का दिखता था, ये हमारा अनडिवाइडेड इंडिया है। आगे अभी बात करेंगे धीरे धीरे करके।
अब क्या होता है, फिर धीरे धीरे करके समय समय पे चीज होती रहती है, फिर कुछ और बदलाव हुए और अब फिर कुछ और कमियां निकली, समय के हिसाब से इनका एम्पायर बढ़ता गया, तो जो जो कमियां आई उनको धीरे धीरे करके चेंज करते गए और नए नए एक्ट लाते गए। फिर एक और एक्ट आया अगला 1784 में, उस एक्ट का नाम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स बेसिकली क्या है, यहाँ पे इनके प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, और विलियम पिट के नाम पर है इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 1784 में। याद आए, समझ में आया नहीं आया? हेलो, यस सर। विलियम पिट क्या है, समझ में आया? यस सर। अनु, कौन है विलियम पिट? सर ये विलियम पिट प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के जिस प्रधानमंत्री थे, और उनके टाइम पे ये कानून बना, तो उसका नाम ही क्या रख दिया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसमें क्या हो गया, अब यहां से समझो एक बात को ढंग से। एज पर दिस एक्ट ऑफ 1784, इस कानून के तहत 1784 के इस कानून के तहत द टेरिटरीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कॉल्ड एज द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। ये लाइन बहुत खतरनाक है। इस कानून में ये कह दिया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितनी जगह पर कंट्रोल कर रखा है, वो सारी की सारी, या ब्रिटिश इंडिया कंपनी जितनी जगहों को इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है या जिनका प्रशासन कर रही है, वे सारी की सारी जगह क्या है, ब्रिटिशर्स की पोजीशन है इंडिया के अंदर, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है, या ब्रिटिशर्स की टेरिटरी है वो इंडिया के अंदर। इस बात को याद रखना, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे इससे बहुत सी चीजें रिलेट होने वाली है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना। देखो, एज पर दिस एक्ट ऑफ 1784, हमें पता है कि पिट्स इंडिया एक्ट आया, पहले देखो 1773 आया, फिर 1781 आया, फिर 1784 आया। किस लिए आया था? क्योंकि पीछे पीछे जो कमियां रह गई हैं या जो जो नई नई चीजें निकल कर आ रही है, उनके लिए रूल्स बनाने हैं। तो जब ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया, इस एक्ट के अकॉर्डिंग कहा गया कि एज पर दिस एक्ट ऑफ 1784, 1784 के इस कानून के तहत द टेरिटरीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में है उसके जो भी क्षेत्र हैं, जो भी साम्राज्य है, ठीक है, वाज कॉल्ड एज द ब्रिटिश पोजीशन इंडिया। वो जितनी जगह पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी इंडिया में कंट्रोल कर रही है, उसे ब्रिटिशर्स की पोजीशन कहा जाएगा इंडिया में। पोजीशन का मतलब होता है, जैसे आपने फ्लैट लिया, तो फ्लैट लिया, पैसे दे दिए, लेकिन आपको पोजीशन नहीं मिली, मतलब आपको फिजिकली अवेलेबल नहीं हुआ, वो जगह नहीं मिली फिजिकली। जब आपको फिजिकली कागज के साथ मिल जाए और आप जब वहां रहना शुरू कर देते हो, तो बोलते हैं पोजीशन। ऐसे ही यहाँ पर है कि ब्रिटिशर्स की कंट्रोल हो जाए, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंडर है, तो जिन जिन जगहों पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी का कंट्रोल था, उसे ब्रिटिशर्स पोजीशन कहा गया इंडिया के अंदर। सुचेता, यस सर। क्या मतलब है इसका? सर इसका ये मतलब है कि जो ब्रिटिशर है जो इंडिया पे मतलब रूल कर रहे हैं, वो इस कानून के तहत जो होगा वो उनकी अपनी मतलब पोजीशन होगा, मतलब उनका अधिकार होगा, उनकी प्रॉपर्टी होगी। वो जगह इंडिया के नाम से नहीं चलेगी, किसके नाम से चलेगी? ब्रिटिशर्स के सर। ब्रिटिशर्स के नाम से चलेगी। यस सर। जीवन क्लियर है कि नहीं अभी? यस सर। बताओ क्या मतलब है इस लाइन का? अभी वो जो जगह में ब्रिटिश है वो उसका ही होगा, उसका अधिकार चलेगा। हाँ देखो, जैसे आप ऐसे समझो, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी इंडिया में शासन की हुई है जिन जगहों पर, तो उन जगहों पर अभी तक क्या हो रहा था कि उस पे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कंट्रोल कर रखा है, बट उन्हें उन जगहों को ब्रिटिशर्स के नाम से नहीं चलाया जा रहा, वो जगह नॉर्मल कंट्रोल चल रही है, बाकी इंडिया की है। अब वो जगह आधिकारिक रूप से ऑफिशियल तरीके से क्या हो गई, उन जगहों को ब्रिटिशर्स का नाम दे दिया गया। जैसे होता है ना कि हम बाहर गए, हमने किसी चीज पर कब्जा कर लिया, तो वो हमारी हो गई, वैसे ही इन्होंने कब्जा कर लिया और अब वो कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर हमारी जगह। नहीं समझ में आया? अमन, आ गया सर। नितिन, सर मेरी नहीं आया कुछ भी समझ में सर, दोबारा से बता दिए, मेरे तो नेटवर्क ही भाग गए थे सर। मैं नहीं बताऊंगा अभी, रुको किसी और से पूछता हूँ। अतिवीर, अतिवीर चला गया क्या? चले गए सर। शुभम, शुभम
यस सर। क्या मतलब है इस लाइन का, बताना जरा। सर जो 1784 जो एक्ट है सर, इसके तहत सर जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था सर, उसको ब्रिटिश प्रोफेशन सर क्या बताएं सर, पोजीशन क्या है सर, मतलब पोजीशन सर इन इंडिया। सर मेरी आ गया समझ में सर। कोई बताएगा? सर मैं ही बताऊं? सर हाँ, यस सर। अमन बताओ। यस सर मैं ही सर बताऊं? हाँ चलो बताओ, नितिन आप भी बताओ। बताओ बताओ। सर मुझे बोल रहे हो क्या या मन को? हाँ तुम्हें बोल रहा हूँ, बस बोलो। सर ये एक्ट पीट इंडिया एक्ट जो सर विलियम पिट थे सर, वे उसके ब्रिटिश के वे थे प्रधानमंत्री, तो सर उनके नाम पे ये एक्ट गिरा है 1784। तो सर ये पहली लाइन का मतलब ये है सर, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कॉल्ड एज द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। सर उस एक्ट के तहत सर ब्रिटिश ने अपनी पोजीशन बना के दी थी सर इसमें इंडिया में सर। सुचेता। ये जो सर 1784, ये जो 1784 एक्ट है, इसमें जो भी मतलब ब्रिटिशर ने इंडिया में जो भी मतलब उनके राज्य मतलब उनके अधिकार में जहाँ पे वो काम कर रहे थे, तो वो उनके मतलब पोसेशन है, वो उनका अधिकार होगा, वहाँ उनकी संपत्ति होगी ब्रिटिशर्स की। यस सर, यस। उतना एरिया ब्रिटिशर्स के नाम से जाना जाएगा। हाँ अब जितना देखो, इसका मतलब ये है कि 1784 में ये लिखित में दे दिया गया है इस कानून में कि ब्रिटिशर जो हैं, अंग्रेज जो हैं, वो क्या करेंगे, जितनी भी इंडिया में ब्रिटिश इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रही होगी जितनी जगहों को भी, वे जगह अब इंडिया में ब्रिटिशर्स के नाम से जानी जाएंगी, वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी कहलाएंगी। नितिन समझ में आया? पोजीशन मतलब फिजिकली उनके नाम से अधिकार। जानी जाएंगी। अधिकार सर। अधिकार। उन्होंने अपना अब समझ में आ गया दबदबा सर, बना अब सर चीज लग रहा पे। है सर, समझ में आ रहा है। आ रहा है सर? तो बताया करो, अगर समझ नहीं आया तो बताया करो सब लोग, ऐसे थोड़ी चल पाएगा। अभी यहां से तो मान लो यहीं पे नहीं समझ में आया, यहां से आगे तो अभी और कॉम्प्लिकेटेड चीज है। इसके बाद आती है अ जॉइंट गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया रन बाय द क्राउन एंड कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड द अल्टीमेट पावर एंड अथॉरिटी। अब समझ रहे हो यहाँ पे कितने तरीके की सरकार हो गई, एक तरीके से, दो तरीके से शासन होने लग गया इंडिया में। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो चला रही है, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया कि जो इंग्लैंड जो है, क्राउन है, उसने क्या बोल दिया कि इंडिया में जितनी भी जगह होंगी वो किसके नाम से जानी जाएंगी, ब्रिटिशर्स के नाम से जानी जाएंगी। तो ऐसे करके दो तरीके से कंट्रोल होने लग गया, पार्शियली ब्रिटिश इंडिया कंपनी चला रही है और पार्शियली किसके नाम से चल रही है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से चल रही है। यहाँ पे देख लो, जॉइंट गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया रन बाय क्राउन एंड कंपनी। इंडिया में दो तरीके की सरकार होने लगी, सम्मिलित सरकार होने लगी, जो कि ब्रिटिश क्राउन बोले तो ब्रिटिश का पार्लियामेंट, और कंपनी स्टैब्लिश, कंपनी जो है वो स्टैब्लिश की है, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड द अल्टीमेट पावर एंड अथॉरिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रन कर रही है, रूल कर रही है। दूसरी बात यही वाली आती है कि वो इंडिया में शासन कर रही है। बेटा म्यूट कर लो, लेकिन माइक ऑफ कर लो। ठीक है। अब इंडिया में ब्रिटिश इंडिया कंपनी शासन कर रही है, उसको बोल दिया गया, ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने क्या बोला कि इंडिया में जितनी भी जगह होंगी, जिन जगहों पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी का शासन होगा, वो हमारी जगह होंगी, वो ब्रिटिशर्स के नाम से जानी जाएंगी। तो ऐसे करके कितने तरीके से कंट्रोल होने लग गया इंडिया पे, एक तरीके से दो जॉइंट तरीके सरकार से। हो गई। नहीं समझ में आया? हेलो, सर एक ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से कंट्रोल कर रही ब्रिटेन से, और दूसरा सर यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है एक्ट के अंदर। हाँ कंपनी कंट्रोल कर रही है, बिल्कुल। और सर इंडिया भी तो कंट्रोल कर रही है कुछ एरिया में। इंडिया में कौन है? मतलब उन छोटे जगहों पर छोटे जहाँ पे किंग। ब्रिटिश इंडिया कंपनी कंट्रोल कर लिया, वो तो जितने भी जो है भी है वो डिपेंडेंट है, सब इंडिपेंडेंट थोड़ी है कोई। ये बात भी सही है। और फिर हम तो लॉज, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं अभी, हम लॉज पढ़ रहे हैं कि लॉ जो बने वो किस तरीके से बने, बात को समझो। ओके सर। ये सब सवाल आपके तब आएंगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे हम, अभी हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। सबको क्लियर है कि नहीं है? यस सर। क्लियर है सर। जीवन, जीवन यस सर, यस क्या सर। मतलब है बताओ, क्या मतलब हुआ इसका? नाउ अभी तो गवर्नमेंट दो तरीके से चलने लगा है, एक कंपनी कैसे? से और एक क्राउन से।
हाँ क्राउन से। कैसे क्राउन से चलने लगा? क्योंकि अभी पिछली लाइन में हमने क्या पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स का पोजीशन होगा इंडिया में, जहां पर भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी का कंट्रोल है वहां पर। तो ऐसे करके दो तरीके से कंट्रोल होने लगा, एक ब्रिटिश इंडिया कंपनी का और दूसरा किसका? ब्रिटिश पार्लियामेंट का। ठीक है, इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा है? अब इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्या कह रहे हो, क्या हो गया? सर इन दोनों में भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्राउन और कंपनी में। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगा? कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम है ना, कंपनी तो उसके अंडर काम कर रही है। ओके सर, ओके। बात समझे नहीं? अभी तक इंडिया के अंदर सिर्फ ब्रिटिश इंडिया कंपनी ही शासन कर रही थी, वो ब्रिटेन को रिपोर्ट करती थी। अब क्या होने लगा, इंडिया के अंदर कंपनीज के साथ साथ ब्रिटेन के जो यहां से डायरेक्ट शासन भी होने लगा थोड़ा बहुत। ये देख रहे हो ना, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। यस सर। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करने लगे वो, अब काम काजों में रोक टोक करने लगे। नहीं समझ में आया? आ गया सर, आ गया। बेटा किसी को भी समझ में? अनु, यस सर। क्या मतलब है बताना इसका? किन वाले पॉइंट का? हाँ सर, जो ये क्या बोलते, दो जॉइंट गवर्नमेंट आ गई थी जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ब्रिटिश पार्लियामेंट। हाँ, ब्रिटिश इंडिया कंपनी और ब्रिटिश पार्लियामेंट का इन्फ्लुएंस होने लगा, बट वो अलग बात है। अल्टीमेट अथॉरिटी किसकी है? सर ब्रिटिश पार्लियामेंट। हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट की है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना है। ठीक है, फिर ये पूछ लिया जाता है कि सब कौन से एक्ट में। देखो, मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट पॉलिटी शुरू कर देता वहीं से, कॉन्स्टिट्यूशन से, आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, आपको क्या पता था कि क्या पढ़ना होता है? ये तो हमें जानता हूँ। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सब चीजें इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मेरे तो कम से कम 8 घंटे कम हो जाते हैं। ठीक है, मैं तो आपको क्या 1947 तक पहुंचते अभी 8 घंटे लग जाएंगे, इतनी कुछ चीजें हैं अभी अंदर। बट बात यह है कि हमें कॉन्सेप्ट समझना है। हमें अगर लिखने के लिए हमें बोल दिया जाए कि ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव टाइप लिखो, हमें वो चीज भी समझनी है। बात समझ रहे हो ना? मुझे आपको नहीं पढ़ाना है, मुझे आगे बिछाना है। यस सर। सर ये वाला पोर्शन तो कोई भी नहीं पढ़ाता स्टार्टिंग से। ठीक है, आप देखो, अरे बात ये है 15-16 घंटे दिए जाते हैं। 15-16 घंटे में कौन पढ़ाएगा बताना जरा? कोचिंग 15-16 घंटे देती है। आप पढ़ाइएगा सर। अरे मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ। ठीक है सर, बाकी टीचर बोल देंगे हिस्ट्री में कवर होगा। क्या? तो बाकी टीचर बोलेंगे ये हिस्ट्री में कवर होगा। होता ही यही है, वो यही टरका देते हैं, बोलते हिस्ट्री वाले पढ़ाएंगे। होता ही यही है, जबकि हिस्ट्री का पार्ट नहीं है ये, एक्ट पॉलिटी का पार्ट है। ठीक है, बाकी वैसी चीज हिस्ट्री का पार्ट है। चलो आप देखो यहाँ पर, अब बात यहीं पर ही आती है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पर क्या हो गया, इस कानून में हमने देखा कि करप्शन होने लग गया, ब्रिटिश इंडिया कंपनी धीरे धीरे करके पूरे देश की तरफ शासन करने लग गई। तो ऐसे करके यहाँ पे जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के 2 तरीके के काम थे, एक व्यापार करने वाले काम और एक यहाँ पे शासन करने वाले काम, एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम। तो अब यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ पे जो पावर्स थी ना, ठीक है, कंपनी की, वो दोनों पावर्स को अलग अलग बांट दिया गया। कमर्शियल पावर मतलब जिनसे व्यापार होता था, वो पावर अलग दे दी जाएंगे, अभी मैं बताऊंगा। और पॉलिटिकल फंक्शन, जिससे यहाँ पे गवर्नर और बाकी चीजें जो मैनेज हो रही है, वो अलग कर दी गई। तो ऐसे करके बताओ, कितने हिस्सों में जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की पावर कितने हिस्सों में डिसेंट्रलाइज की गई? 2 हिस्सों में सर। 2 हिस्सों में बांटी गई। ठीक है, एक व्यापार पे कंट्रोल करने वाली पावर जिन्हें कमर्शियल पावर कहा गया, और उस पे एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो लीडर चुनना और वो सब पॉलिटिकल राजनीतिक फंक्शन, वो अलग कर दिए गए। कौन से एक्ट के तहत किए गए? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। नो सर। अब जीवन कोई परेशानी तो नहीं है? नो सर। शुभम? नो सर। चलो अब बात को समझो। यस सर। अब हमारे पास कितने तरीके के फंक्शन हो गए? एक कमर्शियल फंक्शन हो गए और दूसरा कैसा हो गया? पॉलिटिकल फंक्शन हो गया। अब देखो इनको मैनेज कौन कर रहा है? इधर देखो, इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, टू मैनेज कमर्शियल फंक्शंस। तो जो कमर्शियल फंक्शन थे, ठीक है, वो कौन कंट्रोल करने लग गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर समझ रहे हो? चीफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हमने पढ़े थे ना पीछे अभी, कंपनी के डायरेक्टर जो होते थे, कंपनी के डायरेक्टर। हाँ, जो 4 डायरेक्टर्स थे।
तो वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या मैनेज कर रहे हैं? कमर्शियल फंक्शंस को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, वो हमने पढ़ा था ना, वो डायरेक्टर कंपनी के लिए थे स्पेसिफिकली। यस सर। ठीक है, अब पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जो पॉलिटिकल अफेयर्स है, पॉलिटिकल फंक्शंस हैं, उनके लिए एक नई कंपनी, नया बोर्ड बना दिया गया, जिसको क्या नाम दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। चलो जीवन यस सर। यस सर। यहाँ पर जो उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया कंपनी देश में जो शासन कर रही थी, उसके काम कितने हिस्सों में बांटे गए? 2। कौन कौन से? कमर्शियल और पॉलिटिकल। कमर्शियल को कंट्रोल करने के लिए कौन है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, और जो दूसरा पॉलिटिकल फंक्शंस को मैनेज करने के लिए क्या बनाई? एक नई बॉडी बनाई, और नई बॉडी का नाम क्या है? बोर्ड ऑफ काउंसिल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सबको क्लियर है कि नहीं है यहाँ पर? यस सर। यस सर। चलो अब देखो यहाँ पर फिर बात आती है, इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। समझ रहे हो? जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, जो पॉलिटिकल देखो, अभी हमारे देश में 2 तरीके से लोग होते हैं। एक कंपनी वंपनी वो अलग है। जो पॉलिटिशियंस क्या करते हैं? वो देश को चला रहे हैं, देश के लिए रूल्स बना रहे हैं, यही तो काम करते हैं ना वो। वैसे ही यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो नया बोर्ड बना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, किसके लिए? पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, राजनीतिक चीजों को मैनेज करने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, जो बनाया है पॉलिटिकल चीजों को मैनेज करने के लिए, उन्हें क्या क्या अधिकार दिए गए? ठीक है, तो वो सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू। अब सिविल हमें पता है, सिविल बोले तो सिविलियन, नागरिक, तो नागरिकों से संबंधित, मिलिट्री सेना वेना से संबंधित, और पैसों वैसों से संबंधित काम किसका आ गया? भाई साहब आज एक बात बताओ, हमारे आम नागरिकों के लिए रूल कौन बनाते हैं? नेता पार्लियामेंट में बैठ के। हमारे देश की सेना को कौन मैनेज करते हैं? नेता पार्लियामेंट में, मतलब पार्लियामेंट में। और हमारे देश के पैसे वैसे, टैक्स का कलेक्शन किसके पास जाता है? सेंटर के पास। ठीक उसी तरीके से जो पॉलिटिकल चीजों को मैनेज करेगा, वही इन सब चीजों को मैनेज करेगा। नहीं समझ में आया? सर आ गया। जीवन। यस सर। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो नया बनाया, वो पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज कर रहा है। तो पॉलिटिकल अफेयर्स के में क्या क्या मेन चीज है वो मैनेज कर रही है? मेन चीज मैनेज कर रहा है, बताओ। सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू। सिविल का मतलब क्या होता है? आम आदमी। आम आदमी की जो भी दिक्कत है। और मिलिट्री, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जो सेना वेना है। और रेवेन्यू पैसा। अब एक बात बताओ, क्या पूरे इंडिया में मैनेज कर रहे हैं क्या? जी सर। ये जितने भी ब्रिटिशर्स रूल बना रहे हैं, क्या ये पूरे इंडिया के लिए हैं? सर। ब्रिटिश ऑक्युपाइड एरिया। जितना ब्रिटिशर्स का पोजीशन है इंडिया में, जितना ब्रिटिश इंडिया कंपनी का कंट्रोल है इंडिया में, उतनी जगह के लिए होते हैं। बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं? यस सर। सर आ रही है। दीक्षा, कोई परेशानी? नो सर, क्लियर है। थोड़ा जोर पड़ रहा है ना दिमाग पे? सर पड़ गया पूरा। नो सर। जोर तो पड़ेगा ही। लग रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है। मौज आ रही है। पढ़ रहा है। मौज आ रही है सर। इंटरेस्टिंग अभी तो देखते जाओ, जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आ जाएंगी अभी नेक्स्ट क्लास तक जाते जाते। अभी फिर आती है, गवर्नर जनरल काउंसिल वाज रिड्यूस फ्रॉम 4 to 3 मेंबर्स। अब क्या हो गया? गवर्नर जनरल की काउंसिल क्या कर दी गई? 4 से पहले 4 मेंबर की थी, वो 3 पे कर दी गई। क्यों कर दी गई? क्योंकि आप कंट्रोल करने के लिए एक अलग डायरेक्टर बना दिया है, तो फालतू एक जने का खर्चा कम कर लो। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब क्या हो गया? ब्रिटिशर्स का धीरे धीरे करके कंट्रोल और पूरे इंडिया बढ़ने लग गया, और जगहों पर बढ़ने लग गया। अब क्या होने गया कि जो पहले गवर्नर जनरल की काउंसिल जो बंगाल में थी, अब क्या हो गया? वो गवर्नर जनरल की काउंसिल कहाँ बना दी गई? बॉम्बे में भी बना दी गई और मद्रास में भी बना दी गई। मतलब पहले एक ही जगह पे 4 थे, अब यहाँ पे अलग अलग बना दी गई। तो आप समझ ही रहे हो कि यहाँ भी बंगाल की अलग हो गई, बॉम्बे की अलग हो गई, मद्रास की अलग हो गई। ठीक है, जल्दी से एक बार नजर मार लो सब लोग।
जल्दी से हो जाए, नजर मार के बता देना, फिर आगे बढ़े जल्दी से। सर जो गवर्नर जनरल काउंसिल है सर, वो वही डायरेक्टर हुए सर, पहले 4 थे अब 3 कर दिए। हाँ, क्या कह एक रहे हो? कोई चला गया होगा। सर गवर्नर जनरल काउंसिल जो सर वही है सर, डायरेक्टर जो कंपनी के पहले अपॉइंट करे थे 4। गवर्नर जनरल काउंसिल वाले हैं, गवर्नर के वाले, डायरेक्टर पे कोई बात नहीं आता। अच्छा ओके सर, ओके। सर हो गया। हो गया सबका? यस सर। जीवन, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। जीवन समझ यस में आ सर। रहा है ना? जी सर। आप पहली बार पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे करके ना जान जाओगे चीजें, ठीक है? और बहुत इंटरेस्ट आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है? अभी ये थोड़ी सी चीजें हैं, जब डेवलपमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में बढ़ेंगे ना तो मजा आने लग जाएगा ऐसी ऐसी चीजें पढ़ने के लिए। चलो अब इसके बाद आती है, तो ऐसे करके फिर नॉर्मली क्या होता था कि फिर अगला जो कानून आता है, बड़ा कानून आता है, फिर वो आता है चार्टर्ड एक्ट 1813। अगला जो कानून आता है उसका नाम क्या है? चार्टर एक्ट 1813। आप समझ रहे हो? हेलो? यस सर। अब देखो यहां पर क्या हो गया कि इट ब्रॉट एन एंड टू द मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रेड ओपन फॉर ऑल ब्रिटिश सिटीजन्स इन इंडिया एक्सेप्ट टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना। देखो अभी क्या है, अब बात को थोड़ा ठीक से समझना, ये थोड़ा ना टेढ़ा पॉइंट है, काफी टेढ़ा है। देखो सब होता तो क्या वही है था, सर, क्या है ये सब तो समझ में टेढ़ा ही आएगा? है। हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनो। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? एकाधिकार। इसका मतलब होता है बेचने वाला एक और खरीदने वाले बहुत सारे। बात समझ में आ रही है? बेचने वाला एक और खरीदने वाले बहुत सारे। तो अभी क्या था कि यहां पर आप देख पा रहे हो, ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है, ये यहाँ की ये कंपनी है ब्रिटिश इंडिया कंपनी, इंडिया के अंदर आ गए। यहाँ पे छोटा मैप है, ये शायद बड़ा भी होगा, चलो कोई बात नहीं, समझ जाना। तो ऐसे करके ये ब्रिटेन है। अब यहाँ पर है ना एक दिक्कत शुरू हो जाती है। दिक्कत क्या हो जाती है कि अभी तक ये जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ये सिंगल सोल अथॉरिटी है, ये मोनोपोली कर रही है। ब्रिटेन की इकलौती एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ पूरे ईस्ट के देशों में व्यापार देख रही है। ब्रिटेन के और जो व्यापारी हैं और जो ट्रेडर्स हैं उनको बेचने नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां पे व्यापार करने के लिए दिया हुआ है, वो सिर्फ मोनोपोली हो रही है। बात समझ में आ रही है? मोनोपोली का मतलब यह है कि ब्रिटेन के यहाँ पे मोनोपोली का मतलब यह है कि ब्रिटेन में बहुत सारे व्यापारी होंगे जो अपना माल बेचना चाहते होंगे, लेकिन ईस्ट इंडिया और इंडिया के आसपास के देशों से सिर्फ व्यापार करने की परमिशन ब्रिटेन ने किसको दी हुई है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी हुई है अभी तक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। लेकिन इस कानून में क्या हो जाता है, इस कानून के तहत वो क्या करते हैं, ये मोनोपोली जो होती है ब्रिटिश इंडिया कंपनी की, से खत्म कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ब्रिटेन में और जो व्यापारी हैं, अब वो व्यापारी और बाकी चीजों को बेचने इंडिया की तरफ आ सकते हैं, सिवाय 2 चीजों को छोड़ के, चाय का व्यापार और चाइना के साथ व्यापार। बात समझ में आ रही है? कई जगह ओपीएम भी मिल सकता है आपको, अफीम भी मिल जाएगा, हो सकता है, याद रखना। ओपीएम वैसे नॉर्मली मिलेगा नहीं, बट मिल जाएगा, याद रखना। तो 3 चीज समझ लो। चलो तो ऐसे करके यहाँ पर क्या किया गया, चाय का व्यापार, अफीम का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, इन तीनों चीजों में अभी भी सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली देखेगी। बाकी जितनी भी चीजें, मसाले का या कपड़ों का या जो भी व्यापार हो रहा है किसी भी चीज का, उन सब में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ ब्रिटेन के और भी व्यापारी इंडिया या इंडिया के आसपास में आके बेच सकते हैं। ये प्रोविजन आया 1813 में, जो कि पहले, इससे पहले के कानूनों में नहीं था। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है सर। यस सर। अमन, क्या मतलब है इस लाइन का, इस पॉइंट का? तो इस पॉइंट का मतलब है सर, इस एक्ट के पहले से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही राइट था कि वो सर इंडिया में जाके ट्रेड कर सके। इंडिया और इंडिया के आसपास के देश, सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया और इंडिया के आसपास के देश, ईस्ट रीजन में।
अब सर बाकी सबको भी अधिकार हो गया जो ब्रिटेन के सिटीजन थे कि वो भी आके ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन 3 चीजों की पाबंदी लगी हुई थी, जो टी था और चाइना और अफीम का। हाँ, इन 3 चीजों पे अभी भी मोनोपोली थी किसकी? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटिश इंडिया कंपनी का। अब बात आती है ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्या हो गया कि ये सारी कंडीशंस क्रिएट हुई? इसका मैं आपको बताता हूं इसका रीजन क्या है। इसका रीजन है ये, ड्यू टू नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, फ्रेंच मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडर था, आप सब जानते हो, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात करी थी नेपोलियन की, हिस्ट्री में जब पढ़ रहे थे आज, ठीक है। तो नेपोलियन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री जनरल था, जिसने अपना क्या है पूरा एम्पायर इधर उधर चारों तरफ फैला लिया। उसने ना एक ब्रिटिशर्स के साथ अच्छा उसकी बनती नहीं थी, ठीक है। और बाद में आपको याद होगा कि ब्रिटिशर्स ने अगर पढ़ा होगा तो बाद में ब्रिटिशर्स ने ही उसको मरवाया, ठीक है, कैप्चर कर लिया था और सेंट हेलेना आइलैंड में डाल दिया था, अभी बताऊंगा वो मैं, ठीक है। तो अब ऐसे करके क्या होता है कि ड्यू टू नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, फ्रेंच मिलिट्री जनरल था ये फ्रांस का, इसकी एक थ्योरी थी कि इसका एक सिस्टम था जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल सिस्टम इन यूरोप। कॉन्टिनेंटल सिस्टम का मतलब क्या होता है, इधर देखो, इसका ये जो ब्रिटेन है ना, ये ब्रिटेन इधर है, इनसे बनती नहीं थी, और ये फ्रांस है, यहाँ का था ये राजा, ठीक है, यूरोप का मैप है ये। तो इसने क्या किया, इन देशों से जो कॉन्टिनेंट है ये, इनसे व्यापार कर लो, इससे व्यापार नहीं होगा, समझ रहे हो बात। अब यहाँ से व्यापार नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ के व्यापारी अब इधर बेच नहीं पाएंगे अपना माल, और बेच नहीं पाएंगे तो नुकसान किसका होगा, ब्रिटेन के व्यापारी होगा। यस सर। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा सर। यस सर, होगा। ब्रिटेन के व्यापारी किससे गुहार लगाएंगे? सरकार से, अपनी सरकार से गुहार लाएंगे। अब सरकार के पास ऑल्टरनेटिव मार्केट है, तो सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव मार्केट का ऑप्शन कहाँ पर है, जहां पे उन्हें मतलब व्यापार करने की परमिशन दी जा सकती है? साउथ ईस्ट एशिया, एशिया में, इंडिया के आसपास के देशों में। इसी वजह से वहां से मोनोपोली खत्म की गई, ताकि जो बाकी व्यापारी हैं उनका नुकसान क्या किया जा सके, कंपनसेट किया जा सके, उनकी नुकसान की भरपाई की जा सके। अरे क्लियर है कि नहीं है? यस सर, ऐसा क्लियर है सर। ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम किसका था, नेपोलियन का? हाँ, यूरोप में नेपोलियन ने स्टार्ट किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ड्यू टू नेपोलियन, अभी बता रहा हूँ आगे बाकी। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक मिलिट्री जनरल था, मतलब पावरफुल मिलिट्री जनरल था, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसी के टाइम से इसका बहुत बड़ा योगदान था। तो ऐसे करके ये क्या है, कॉन्टिनेंटल सिस्टम इन यूरोप। कॉन्टिनेंटल सिस्टम का मतलब होता है कि एक जो महाद्वीप है, जो मतलब इकट्ठी जमीन है, सिर्फ उसमें बेचने का परमिशन, इसका मतलब विच प्रोहिबिटेड द इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ब्रिटिश गुड्स इनटू द फ्रेंच एलीज इन यूरोप। तो यूरोप के अंदर इस सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि जो भी फ्रांस के जो सपोर्ट करने वाले कंट्रीज हैं, वहां पे ब्रिटिशर्स के जो व्यापारी हैं वो अपना सामान नहीं बेच सकते। ब्रिटिश ट्रेडर्स एंड मर्चेंट सफर्ड ह्यूज लॉस, और जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स और व्यापारी जो उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है, सो दे डिमांडेड दैट दे बी गिवन अ शेयर इन द ब्रिटिश ट्रेड इन एशिया, जिसकी वजह से वो क्या करने लगे कि ब्रिटिश एशिया में जो व्यापार हो रहा है उसमें व्यापार में कुछ हिस्सा दिया जाए, एंड डिसॉल्व द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो मोनोपोली है, जो एकाधिकार है कि ईस्टर्न कंट्रीज में सिर्फ और सिर्फ कौन व्यापार करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, उसको खत्म किया जाए। फिर ऐसे करके यहाँ पर बात आती है, फाइनली ब्रिटिश मर्चेंट्स वर अलाउड टू ट्रेड इन इंडिया अंडर स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम एंड चार्टर एक्ट 1813। अब ऐसे करके उसकी मोनोपोली खत्म की गई ब्रिटिश इंडिया कंपनी की। और मोनोपोली में क्या खत्म किया गया कि उनका जो एकाधिकार था कि सारी चीजों पे वही देखेंगे, अब उनमें सिर्फ चाय का व्यापार और अफीम और चाइना के साथ व्यापार छोड़ के बाकी सारी चीजों में बाकी व्यापारियों को भी परमिशन दे दी गई व्यापार करने की। बट उन्हें क्या है, एक स्ट्रिक्ट लाइसेंस फॉलो कर रहा है, उस लाइसेंस के तहत ही वो व्यापार कर सकते थे, ठीक है। अब बात आती है, बट इन ट्रेड विद चाइना, इन फ्री ट्रेड एंड द अफीम कंपनी स्टिल रिटेन मोनोपोली। आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ। अब बताओ क्या मतलब है इसका, समझ में आया नहीं आया? सर आ गया। जीवन यस सर। ये बताओ ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो सिर्फ अकेली कंपनी थी जो इधर के आसपास के देशों में व्यापार करती थी, ऐसा क्या हो गया
कि उसने व्यापार करना जो मोनोपोली थी उस मोनोपोली को खत्म किया गया, ऐसा क्या हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में एक कॉन्टिनेंटल बनाकर वहां कॉन्टिनेंटल सिस्टम ऑफ ट्रेड इन यूरोप, यूरोप कॉन्टिनेंटल सिस्टम ऑफ ट्रेड इन यूरोप, जिसका मतलब है कि एक कॉन्टिनेंट में ही व्यापार किया जा सकता है। जी सर। ठीक है जी सर। चलो, और उस कॉन्टिनेंटल सिस्टम ऑफ ट्रेड इन यूरोप से क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई? ब्रिटिश अपना सामान बेच नहीं पाए, इसलिए साउथ ईस्ट एशिया की तरफ इसका बिजनेस स्टार्ट किया। दीक्षा, दीक्षा यस सर। क्या हुआ था बताओ जरा, बाकियों को सही से समझ में आया, बताओ क्या हुआ था? सर सही से मुझे भी समझ नहीं आया है, टूटा अभी भी फूटा नहीं समझ आया? आया है। नो सर। ऐसी कैसी बात? नितिन, नितिन हाँ जी सर। क्या हुआ बताओ, क्या मतलब है इसका? किसका सर? यहाँ पे मोनोपोली क्यों खत्म की गई थी? ऐसी क्या कंडीशन हुई कि मोनोपोली खत्म की गई यहाँ पर? सर क्योंकि जो ब्रिटिश के व्यापारी थे सर, वे अपना, हाँ व्यापारी, बात को समझो तो सर, व्यापारी थे सर, वो अपना सामान नहीं बेच पा रहे थे सर। क्यों नहीं तो बेच सर पा रहे थे? सर नेपोलियन की वजह से सर। नेपोलियन ने ऐसा क्या कर दिया था? सर कॉन्टिनेंटल सिस्टम सर, यूरोप में सर कॉन्टिनेंटल सिस्टम ट्रेड सिस्टम ले आया था यूरोप के अंदर, कि वो क्योंकि ब्रिटिशर्स से उसकी बनती नहीं थी, जिसकी वजह से जो भी नेपोलियन के सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वहां पर ब्रिटिशर्स के जो व्यापारी अपना सामान नहीं बेच सकते। यस सर। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, लॉस होगा, लॉस हो जाएगा सर ब्रिटिश व्यापारियों को। यस सर। अब ब्रिटिश व्यापारी किससे गुहार लगाएंगे? सर फिर उसके बाद सरकार से, ब्रिटिश सरकार से। ब्रिटिश सरकार ने कंपनसेट किया उनके लॉस को कैसे? सर मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। मोनोपोली किसकी मोनोपोली थी? सर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। इंडिया और इंडिया के आसपास जैसे इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, इन देशों में सिर्फ ब्रिटिश इतने लंबे चौड़े देश थे, सिर्फ एक कंपनी ही व्यापार कर सकती थी। यस सर। अब क्या हो गया, बाकी जो व्यापारी थे उनको भी परमिशन दे दी गई व्यापार करने की। यस सर। तो इससे क्या हो गया भाई, व्यापार करने की परमिशन देने के लिए जो है वो खत्म की जाएगी ना। मतलब जो अकेली जो कंपनी है ब्रिटिश इंडिया कंपनी, जो व्यापार कर सकती थी, उसके अधिकार को कम किया जाएगा। हाँ जी सर। अब बात आती है कि इसका तरीके से सिर्फ 3 चीजों को छोड़ के बाकी सर टी, अफीम और सर वो चाइना से ट्रेड, चाय और अफीम और ट्रेड विद चाइना, और चाइना, बाकी सारी चीजें क्या होंगी? ट्रेड होगा सर, बाकी चीजों का व्यापार कर सकते हैं, व्यापार हो सकता है सर। दीक्षा अभी भी नहीं समझ में आया? नो सर, क्लियर है अब सर। पक्का? यस सर। बताओ जरा एक बार, क्या क्लियर है? क्लियर है या ऑल क्लियर है, जरा बताओ। बताओ, पूछो सर। बताओ। पर पूछू क्या, क्यों मोनोपोली खत्म की गई, पूछ तो रहा हूँ। मजे ले रही है छोरी, बताओ हैं मोनोपोली क्यों खत्म की गई ब्रिटिश इंडिया कंपनी की? क्योंकि सर जो नेपोलियन था इसकी ब्रिटिश से बनती नहीं थी और यूरोप में कॉन्टिनेंटल सिस्टम था, फिर सर इसने सिस्टम ऑफ ट्रेड। यस सर। इसका मतलब क्या था सर की मतलब जो यूरोप के एक हिस्से में मतलब व्यापार कर सकते थे, जैसे मतलब फिर सर इसने जो यूरोप के मतलब नियर बाई जो नेपोलियन था, नेपोलियन की जो सपोर्टिंग कंट्रीज थी, जो उसके यस सर, उसमें भी नहीं, उन देशों में व्यापार नहीं कर सकते थे। कौन? ब्रिटिशर्स। और उस टाइम पे नेपोलियन ने बहुत लंबा एम्पायर कंट्रोल कर लिया था, तो आधे से ज्यादा उधर यूरोप तक फैला हुआ था उसका एम्पायर। पक्का खिलाड़ी था सर वो, सर यस सर। फिर सर ब्रिटिशर्स ने अपनी गवर्नमेंट के पास जो है वो रिक्वेस्ट करी, डिमांड करी, वार लगाई, मार्केट दी गई व्यापार करने के लिए। कौन सी? ईस्टर्न मार्केट। यस सर। और उसके लिए अन्य क्या किया गया इधर? चार्टर एक्ट, मोनोपोली को खत्म। मोनोपोली किसकी मोनोपोली थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की सर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। समझ में आ गया होगा यार, अभी भी नहीं समझ में आया किसी को तो? सर क्लियर है अब?
सर आ गया। सर समझ आ गया है, बस थोड़ा बोलना नहीं आ रहा है। नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा दीक्षा, सबको बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो चलो यहीं पर ही बात आती है। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एक और चीज हुई यहाँ पे, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट वाज ग्रांट परमिशन टू द मिशनरीज टू कम इंडिया एंड एंगेज इन रिलीजियस प्रोजिलाइटेशन, ठीक है। ये जो है ना ये वर्ड, ये आप याद रखना, कोई जैसे CSSC का है वहां पे पूछ लिया जाता है। प्रोजिलाइटेशन का मतलब होता है धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, ठीक है। और टीच इंग्लिश, अभी ये वाला लाइन मैं अलग से समझाऊंगा आपको, पहले ये समझ लो। और इस कानून में ये भी कहा गया कि अब इंडिया, ब्रिटिश इंडिया कंपनी इंडिया में कितने साल और शासन करेगी, तो उसका कंट्रोलिंग पावर 20 साल के लिए बढ़ा दी गई। ये चीज याद रखना, ठीक है। अब ये वाली लाइन का मतलब मैं समझा देता हूं। देखो क्या होता है, मिशन का मतलब क्या होता है बताओ जरा सर। मिशन का मतलब क्या होता है? क्रिश्चियन, क्रिश्चियन मतलब क्या? ईसाई। ईसाई मिशन। क्रिश्चियन मिशनरी सर। ईसाई कलाओ। मिशनरी मतलब इंस्टीट्यूशन टाइप। टीम, इंस्टीट्यूशन टाइप। यस सर। ऐसे करके ईसाई लोगों की टीम, क्रिश्चियन लोगों की एक टीम। और अब यहाँ पर क्या कर दिया गया है, इंडिया में जब ब्रिटिशर्स का पोजीशन हो गया, ब्रिटिशर्स कंट्रोल करने लग गए, तो इस कानून के तहत जो चार्टर एक्ट 1813 है, इसके तहत जिन जगहों पर ब्रिटिशर्स का शासन था वहां पर क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया। क्रिश्चियन मिशनरीज का मतलब है वो क्रिश्चियन लोग इंडिया में ईसाई धर्म को फैलाने का मिशन लेकर आए, उनको बोला गया क्रिश्चियन मिशनरीज। और ऐसे करके उनको परमिशन दे दी गई क्रिश्चियन लोगों को कि वो इंडिया में आए और अपना धर्म फैलाएं यहाँ पर, और अपनी भाषा इंग्लिश उसको फैलाएं और यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाना शुरू करें चीजों को। समझ में आया नहीं आया सर? आ गया सर। हाँ जीवन क्या मतलब है बताओ जरा। एक और इम्पोर्टेंट जो चीज है उसका क्या हुआ यहाँ पर? सर क्रिश्चियन मिशनरी को आने दिया और क्रिश्चियन धर्म का बढ़ावा दिया, प्रचार करने की परमिशन दी, और उनकी भाषा को बढ़ावा दिया गया, इंग्लिश भाषा को। और कौन सी जगहों पर, पूरे इंडिया में या फिर जहाँ पर ब्रिटिशर्स का शासन था वहां के लिए? ब्रिटिश ऑक्युपाइड एरिया में। जहां पे ब्रिटिशर्स का शासन था उन जगहों पर, ताकि उनके पे कोई क्या ना कर सके, कोई रोक टोक ना कर सके, उन्हें एक लीगल पावर दी गई यहाँ से, ये चीज। और यहाँ से नितिन ऐसे करके ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जो कंट्रोलिंग पावर कितने साल के लिए और बढ़ा दी गई? सर 20 सर 20 साल के लिए। सर 20 साल के 20 सर। क्या हो गया नितिन, कहाँ पे खोए हुए हो? याद आ रही है किसी की? में ज्यादा सर उसका याद आ गया था शासन के लिए सर, ब्रिटिश का इंडिया में शासन। अभी तो 8 भी नहीं बजे हैं। सर हिस्ट्री पढ़ने के बाद सर सिटी में सर थोड़ा बाउंस मार रहा है। बाउंस मार रहा है सर वो सर ब्रिटिश का शासन इंडिया में सर वो आ गया था सर, दिमाग में ये नहीं आया था सर अचानक ही सर, इसलिए 200 बोल दिया सर। अरे कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखना ये चीज, ठीक है। यहाँ पर तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अब 20 साल के लिए यहाँ पे ये सारी चीजें हुई और 20 साल के लिए रूल बढ़ा दिया गया। तो अगला कानून कितने साल बाद आएगा? 40 साल बाद। 20 साल बाद आएगा, 40 साल बाद भी आएगा। जब शासन वो दोनों को सर वो मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा पता है? 200 होगा, तो 400 होगा मल्टीप्लाई करने पे। 400 होगा वैसे बता भाई सभी लोग आज हो गए मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके क्या है, अगला एक्ट आएगा चार्टर एक्ट 1833, अगला कानून आएगा चार्टर एक्ट 1833। क्लियर है कि नहीं आगे जैसे अब तो आगे जितने भी आएंगे सब चार्टर्ड नाम आएंगे हैं? आगे जितने एक्ट आएंगे सब चार्टर्ड नाम से आएंगे या 1853 तक चार्टर्ड है, उसके बाद वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन जाएगा। बताऊंगा ऐसा? अरे कुछ नहीं है, वो नाम याद रखो, कुछ नहीं है वो ज्यादा। जीवन, जीवन यस सर।
ये बताओ कि जब एक हमने वर्ड पढ़ा था कि जिसमें धर्म परिवर्तन किया जाता है, उसको वो कौन सा शब्द है? प्रोविंशियलाइजेशन। कोई बताएगा वो वर्ड कौन सा था? अमन, कौन सा सर? जो सर, धर्म परिवर्तन वाला सर, जो एक शब्द था ना, उस वर्ड का नाम क्या है? प्रोसिलाइजेशन। प्रोसिलाइजेशन, ठीक है। तो वो चीजें याद रखना आप, ये सब चीजें यहाँ पर। अब बताओ, जीवन कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना? मौज में। जीवन यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर। हाँ, कॉपी वॉपी बना लेना, आगे यहाँ से ना बहुत चीजें बढ़ती जाएंगी तो फिर समझ नहीं आएंगी चीजें। और पीछे का सबको पढ़ना है। कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ, बाकी चार्ट पढ़ाई कल से शुरू करेंगे। पीछे कितनी क्लास? थोड़ा सा पीछे कर दीजिए, थोड़ा नोट कर ले लो सर, बस ये डाउट। कहाँ पे कर रहा है? बस यहीं पे यहाँ पे। सर इसके पहले कितनी क्लास हो चुकी है? एक क्लास हुई है। अरे नितिन, हाँ भाई। चलो सर एक हो गया, अपडेट नोट डाउन कर लिया? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिया सर, चलिए। चलो ठीक, चलो फिर कल मिलते हैं, ठीक है? जा, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड नाइट सर।